हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं उमेश आप सभी का एक बार फिर से वेद अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। यार एग्ज़ाम बिल्कुल पास आने वाले हैं और आज संडे है और आपको पता है कि यानी कि 7 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचे हैं यानी कि लगभग 7 दिन हैं। 7 दिन भी छोड़ो 6 दिन मानो क्योंकि 7 को तो एग्ज़ाम ही है। तो यानी भैया 6 दिन बचे हुए हैं और इस 6 दिन के दौरान आपको बहुत बेहतर से तैयारी करनी है यार। ठीक है? जितनी जितना कहते हैं ना कि जितना जी और जान लगा सकते हो उतनी जी जान लगा देना। इतनी मेहनत कर देना, इतनी मेहनत कर देना कि जब उसका परिणाम आए, जब उसका रिज़ल्ट आए, तो देखकर बड़ी ही खुशी हो। ऐसा ना हो कि उसको देखकर ऐसा लगे कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश मैंने ये क्वेश्चन और कर लिए होते, काश मैंने हिंदी पढ़ ली होती, काश मैंने अंग्रेजी पढ़ ली होती, काश मैंने साइंस पढ़ ली। ये जो काश वाला शब्द है ना काश, इसको जीवन से हटा देना। इसको 7 दिन के लिए जीवन से हटा देना। जितना अपने आप को जितना अपने ऊपर मेहनत कर सकते हो, जितना पढ़ाई पे मेहनत कर सकते हो, उतनी मेहनत कर लो। केवल बस यही दिन है यार, उसके बाद देखो तुम आगे निकल जाओगे, हम भी आगे निकल जाएँगे। ये संसार हमेशा आगे बढ़ता रहा है, ये हमेशा संसार आगे ही बढ़ेगा। पीछे कोई नहीं रहा जीवन में, पीछे कोई नहीं रहा। जेईई में पास नहीं हो पाए, तो कहीं और तो जाओगे भैया, कहीं और तो पढ़ाई करोगे। सीधी सी बात ये है। ठीक है? चलिए गैस पेपर की शुरुआत करते हैं भाई। और जो गेस्ट पेपर है आप लोगों का वो है आज 48 क्या है भाई 48। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपने गणित के सेक्शन की और हम गणित करेंगे सबसे पहले। ठीक है बच्चे। चलिए मैं आपको बता दूं डेली डेली 3 बजे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप लोग के चल रहे हैं। डेली यानी कि डेली 3 बजे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है इनको देने जरूर आना है। एप्लीकेशन पर आइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए यहाँ से। फिर उसके बाद अपना नाम वाम डालिए। फिर नाम लिखने के बाद अपना 3 बजे इंतजार करिए, पेपर चालू होगा। पेपर दीजिए और वहाँ लीडर बोर्ड पर आप लोग की रैंक आएगी। यानी कि जिस बच्चे ने जितना बेहतर करा होगा उसकी रैंक दिखेगी। रैंक 1 लाया, रैंक 2 लाया, रैंक 3 लाया। उसी से ही आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया मैंने इतना अच्छा करा है तो पक्की बात है मेरी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है और मेरा जेईई में सिलेक्शन भी होगा। ठीक है और साथ में रिपब्लिक डे की सेल चल रही है भाई। इन सभी बैचेस पर एकलव्य बैच क्लास 30 के लिए, आरंभ बैच क्लास 9वीं के लिए, शौर्य बैच क्लास 6 के लिए। अगर अगर कोई भी बच्चा या आपका पड़ोसी का हो या आपके मामा फूफा चाचा ताई किसी का भी बालक हो, ठीक है और वो जेएनवी में एडमिशन लेना चाहता है या सैनिक स्कूल में जाना चाहता है तो उन सभी बच्चों के लिए बैचेस है। आप उन्हें बताइए, सूचना दीजिए। और इन बैचेस पर अभी बिल्कुल ना हैवी डिस्काउंट चल रहा है, बिल्कुल हैवी जिसे कहते हैं ना भैया हैवी वाला हैवी डिस्काउंट है। आपको कूपन कोड यूज करना INDIA 750 INDIA 750 और फ्लैट आपके 750 रुपए ऑफ हो जाएंगे। डायरेक्टली आप बैचेस में पहुंच जाएंगे। ठीक है तो बता देना। ठीक है फैला दो इस खबर को, फैला दो इस खबर को है कि इस जमाने में कोई आया है। फैला दो इस खबर को कि इस जमाने में कोई आया है और वो ऐसा आया है कि सारे बैचेस पर 750 रुपए का ऑफ लाया है। देखा शायरी बना देते हम बैठे बैठे। ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7/8 गुणा 4/5 माइनस 5/6 गुणा 9/10 किसके बराबर है? देखिए 7/8 गुणा में 4/5। क्लियर है? ये चीज दिख रही है साफ पति? क्लियर है? ठीक है देखिए ये हो गया भैया 4 × 4 4 2 8। ये हो गया भैया 7 और 5 दूनी 10। यानी पहला ब्रैकेट सॉल्व करके भैया ये आ गया। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? 5/6 गुणा में 9/10। देखो 5 एकम 5 भैया 5 दूनी 10। फिर भैया 3 दूनी 6 3 तिया 9। ऊपर हो गया भैया 3, नीचे हो गया 2 गुणा 2 4। यानी कि माइनस का 3/4। अब आपको ये सॉल्व करना है। अब बताओ 10 और 4 का एलसीएम लो। डिनोमिनेटर लगे हैं 10 है या 4 है? दोनों का एलसीएम बताओ क्या आएगा? जल्दी बोलो। 10 और 4 का एलसीएम बोलो पगलो। 40 कितना आ गया? 40। 10 के टेल में 40 कितनी बार? 4 बार। तो ऊपर 7 × 4 यानी कि भैया 28 माइनस 4 के टेल में 40 कितनी बार? 10 बार। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 28 माइनस 30 कितना हो गया बेटा? माइनस 20/40। अगर आप इसको और सॉल्व कर देते हो गया माइनस 1/20। यानी आंसर आ जाएगा भैया माइनस 1/20। यानी कि बी क्या सही उत्तर है? बोलिए क्लियर इतनी बातें? बोलिए भाई क्लियर है? जल्दी बोलिए। चलिए आगे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 180 मीटर स्क्वायर। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है। देखो एरिया दे दिया आपको। एरिया दे दिया आपको किसका? रेक्टेंगल का 180 मीटर स्क्वायर। कितना है भैया? 180 मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया दे दिया। एरिया बराबर 180 मीटर स्क्वायर किसका? रेक्टेंगल का। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यही होता है, यही होता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इफ वन साइड इज दिस, कह रहा है एक साइड इतनी है यानी कि 4 सही 1/2। जब आप इसको मिक्स पे इम्प्रॉपर बदलोगे 2 4 सा 8 + 1 9/2 मीटर। यानी ये लंबाई मान लो आप इसको। कोई भी एक साइड कही हमने लंबाई मान ली कितनी है। तो यानी भैया लंबाई है 9/2 मीटर गुणा चौड़ाई बराबर 180 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द पेरीमीटर? कह रहा है पेरीमीटर बताओ। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? आपको पता है पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में l + b। यानी जब तक लंबाई और चौड़ाई ना पता हो तो हम नहीं निकाल पाएंगे। देखिए लंबाई पता है, चौड़ाई निकालते चलिए। देखिए भैया 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 80 भैया।
और भैया उधर जाकर क्या हो जाएगा, b/2 इक्वल्स टू 20 बचा, यानी कि भैया b कितनी आ गई 40, यानी भैया चौड़ाई आ गई 40। लंबाई आपको पता थी कितनी भैया 9/2 मीटर है। तो अब क्या पेरीमीटर नहीं निकल सकता, बिल्कुल आप कहेंगे पेरीमीटर बराबर 2l+b। 2l कितनी आई भैया 40, सॉरी l कितनी है 9/2 और b कितनी आई भैया 40। इनको जोड़ो एलसीएम लेकर, कितना हो जाएगा बोलो, ये आ गया भैया एलसीएम 2। दो कैसे आएगा, 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 की टेल में 2 एक बार तो ऊपर हो गया 9, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 80। ये हो गया भैया 2 × 98 अपॉन में 2, 98 नहीं 89, सॉरी 89। हाँ देखो 2 से 2 कट गया, केवल क्या बच गया 89 मीटर। ये क्या आ गया बेटा, पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। बोलिए क्लियर है इतनी बात, बोलिए क्लियर है इतनी बातें। चले आगे, आगे देखिए कह रहा है गिवन है √1296 बराबर 36। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए किसकी, √12.96 प्लस √0.1296। अब आप देखो 1296 की वैल्यू आपको पता है, √1296 36 है। यहाँ डेसिमल के राइट साइड कितनी संख्या है, 2। कितनी है 2, कितनी है 2, कितनी है 2, तो यहाँ 36 इसकी वैल्यू है, तो 36 है, तो पीछे से क्या आगे देखो यहाँ कितनी वैल्यू है डेसिमल के राइट साइड, ही बताओ 2। तो भैया 2 को 2 से डिवाइड करो कितना है 1। अब पीछे से 1 गिनो, 1 गिनोगे तो 3.6, इसकी वैल्यू आ गई भैया 3.6। अब देखो ऐसे यहाँ कितनी है 1 2 3 4, 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना हो गया भैया 2। अब इसको पीछे से 2 बार गिनो, 1 2 और यहाँ डेसिमल लगा दो, इसकी वैल्यू हो गई 0.36। अब इसको जोड़ दो 3.6 प्लस 0.36, देखो 6 6 और 3 9 और ये हो गया 3.96, यानी भैया जोड़कर आ गया 3.96, यानी यही क्या सही उत्तर है। बताइए क्लियर है इतनी बातें, बोले भाई क्लियर है इतनी बातें, बताइए चले आगे चले, चला जाए आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा रेशनल नंबर बताओ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है। आपको पता है जब दो नंबर दिए हो और उनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे भैया दोनों संख्या को जोड़ो, दोनों संख्या को जोड़ो और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। देखो ऊपर वाली को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, एलसीएम लो, ये डिवाइड का साइन है ये वाला बड़ा वाला। 7 और 5 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, आप कहोगे 35। 7 की टेल में 35 कितनी बार 5 बार, तो ऊपर 5 गुणा 3 कितना हो गया बेटा 15। 5 की टेल 35 7 बार, ऊपर हो गया 7 गुणा 2 14, और नीचे क्या बचा भैया 2। 2 को 1 2 बटा 1 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ऊपर कितना हो गया भैया 5 और 4 9, 1 और 1 2 यानी 35, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये हो गया 1/2, यानी भैया ये हो गया 29, और 35 गुणा 2 कितना होता है 70, यानी कि 29/70 आपका उत्तर होगा, और ये ए ऑप्शन है। क्या है भैया, ए ऑप्शन है। ठीक है क्लियर है, बताइए इतनी बातें। चले आइए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है भैया क्यूब रूट दिस, क्यूब रूट ये, इसकी वैल्यू बताइए। क्यूब रूट 175616 और क्यूब रूट कितना भैया 614 कह रहा है इनकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। ठीक है देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, आप देख पा रहे हैं कि भैया इनके सबकी भैया जो आखिरी की डिजिट है वो अलग है, वो अलग है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ आ रहा है 6, यहाँ क्या आ रहा है 6, हम यूनिट डिजिट से ही काम करेंगे, यहाँ क्या आ रहा है 5। अब आप खुद सोचिए वो संख्या जिसका क्यूब करने पे लास्ट में 6 आता है, आप कहेंगे 6 6 का क्यूब 216 होता है, यानी भैया जब इसको सॉल्व करोगे इसकी आखिरी डिजिट 6 आएगी, ये तो बात पक्की है। अब देखो ये क्या है 5, अब याद करो कौन सी ऐसी संख्या होती है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 5 आता है। आप कहोगे 5 का क्यूब 125 होता है, तो पक्की बात है यहाँ भी आएगा 5, यहाँ भी आखिरी डिजिट 5। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो लास्ट की संख्या जोड़ेंगे, बताओ आगे का मुझे मतलब नहीं है क्या आ रहा है, मैं केवल यूनिट डिजिट से खेल रहा हूँ। देखो 6 और 5 करोगे, 6 और 5 को जोड़ोगे, इनको जोड़ो, देखो जैसे मान लो कोई नंबर आया ये 6 है, इसकी आखिरी संख्या इसकी 5, जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 6 और 5 11, एक कैरी जाएगा इधर जाएगा, तो यानी भैया पक्की बात है आंसर वो होगा जिसके आखिरी में 1 है, और एक ही ऑप्शन है 141। बोली क्लियर इतनी बातें, चले आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा बताइए व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस टू ऑब्टेन दिस। कह रहा बताइए 24/-45 में क्या मल्टीप्लाई करें, हमने मान लिया x मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि क्या मिल जाए 8/15। देखिए भैया 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये हो गया भैया इससे काटो 15 एकम 15, 15 तिया 45, यहाँ बचा भैया 3/-3 इंटू एक्स बराबर 1, ये भैया इससे कट गया, ये हो गया -1 इंटू एक्स बराबर 1। जब आप x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में चले जाएगा 1/-1, यानी भैया x आ गया माइनस का 1, x कितना आ गया माइनस का 1, और यही क्या सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें, चले आगे बताइए भाई क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ टू नंबर इज 1 to 7। कह रहा भैया दो नंबर है, मैंने माना एक नंबर ए है एक नंबर बी है, कह रहा है इनके क्यूब का डिफरेंस यानी कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, कह रहा है इनका डिफरेंस 127 है। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर क्यूब, अब देखो क्या कह रहा है छोटे नंबर का क्यूब रूट, कह रहा है छोटे नंबर का जो क्यूब रूट है वो 6 है। क्या है 6 है। छोटा नंबर कौन सा होगा बताओ, ए या बी,
आप कहोगे भैया बड़ा होगा, बड़े में छोटा घटता है, यानी b छोटा है, यानी ये जो b है ये क्या है भैया छोटा है, ये क्या है छोटा है। अब उसने क्या बोला इसका जो क्यूब रूट है वो कितना है भैया 6 है, इसका क्यूब रूट क्या है बेटा 6 है, यानी कि भैया b की जो वैल्यू है, b का जो क्यूब रूट है वो क्या है भैया 6 है। ये बात क्लियर है। अगर आप भैया इसको दोनों तरफ क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर दें तो b का क्यूब कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, यानी भैया b का क्यूब कितना है 216, ये बात पता चल गई। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस 216 बराबर 127। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर क्यूब इज, तो कह रहा है बताइए जो बड़ी संख्या है उसका क्यूब रूट क्या होगा। यहाँ से आप a निकालेंगे, क्या निकालेंगे a, कैसे भैया उधर जाकर जुड़ेगा, a का क्यूब बराबर 127 प्लस में 216, ये कितना हो गया भैया 6 और 7 13, हासिल 1 2 1 3 1 4, और ये कितना हो गया एक मिनट 127 और कितना है 216, 6 और 7 13, हासिल 1 2 1 3 और 1 4 2 और 1 3 343, कितना आ गया भैया 343। अब कह रहा है भैया इसका क्यूब रूट बताओ, आप बताओ ये 343 किसका क्यूब होता है, बताओ जल्दी बोलो किसका होगा, ऑप्शन से देख लो यार, किसका 7 का, तो आंसर कितना आ गया भैया 7। क्लियर तो नहीं बातें, बोलिए चले आगे बढ़ते हैं। साथ में भाई आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेदा क्लास 9 10th को, ये बहुत जरूरी चैनल है आप लोगों के लिए, यहाँ सारी चीजें फ्री में मिलती है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और साथ में क्लास 9th वालों के लिए, क्लास 9th वालों के लिए जो भी बच्चे क्लास 9th की तैयारी करेंगे आगे के लिए बता रहा हूँ, आगे के लिए तुम लोगों का तो पेपर हो जाएगा, तो उनके लिए भाई 27 जनवरी 2026 को ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुका है, बैच लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है आरंभ बैच। अगर कोई भी बच्चा एनरोल होना चाहता है तो उस पर देखिए नीचे की स्क्रिप्ट पर नंबर आ रहा होगा लिखा हुआ 9810337915, उस पर कांटेक्ट करिए, सभी बैचेस में आप एनरोल हो सकते हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है। साथ में मैंने आपको बता ही दिया भैया सेल चल रही है। आगे देखिए कह रहा था लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विद साइड 5 मीटर एंड 12 मीटर, कह रहा है रेक्टेंगल है भैया जिसकी साइड क्या है लंबाई है 12 मीटर और एक है 5 मीटर, कह रहा है इसकी डायगोनल की लंबाई बताओ, ये इसका डायगोनल है, इसकी लंबाई आपको पता है भैया जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अंडर रूट एल, एल कितनी है भैया 12, यानी 12 का स्क्वायर, बी कितनी है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना बेटा 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया 169, यानी भैया ये कितना हो गई 13, यानी भैया डायगोनल कितना आ गया 13 मीटर, कितना आ गया 13 मीटर। बताइए क्लियर इतनी बातें, चले भाई आगे चलिए। कह रहा बताइए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 864 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कह रहा है कि बताइए 864 को किस से डिवाइड करें, हमें नहीं पता किससे डिवाइड करें ताकि क्या मिल जाए परफेक्ट, परफेक्ट क्या मिल जाए भाई क्यूब मिल जाए। आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो संख्या दी गई है इसके हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से काटे इसको, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, ये हो गया 16, फिर देखो 216 आपने कहीं पढ़ा होगा किसी का क्यूब होता है याद करो, आप कहोगे 6 के क्यूब से कितनी बार कट जाएगा एक बार, यानी भैया हमने क्या देखा, हमने क्या देखा भैया जो 864 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब आपको पता है परफेक्ट क्यूब होने के लिए, परफेक्ट क्यूब होने के लिए सेम संख्या का ट्रिपलेट होना चाहिए, जैसे देखो 1 2 3, ये 3 संख्या का एक ट्रिपलेट है, लेकिन यहाँ देखो भैया यहाँ तो 2 गुणा 2 है, यहाँ तो भैया केवल 2 ही संख्या है, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है 3, 3 सेम संख्या, यहाँ क्या है अलग है। तो अब देखो एक बात बताओ, यही तो मुझे गैप करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो जो बची हुई संख्या है कौन कौन सी 2 गुणा 2, इसी से ही तो नीचे डिवाइड मार दूं, इधर भी कर दूं और इधर भी कर दूं, तो भैया 2 गुणा 2 से ये कट जाएगा, यानी भैया फिर इससे ये भी कट जाएगा, यानी भैया हमारे पास केवल जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 216 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6। तो यानी भैया मैंने क्या देखा जब आप इसको 2 गुणा 2 यानी कि 4 से डिवाइड कर दे, 4 से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर इतनी बातें, बताइए चले आइए आगे देखिए। कह रहा वॉल्यूम जो है क्यूबिकल बॉक्स का ये है, तो कह रहा बताइए इसकी हर एक साइड कितनी होगी बताओ, देखो कह रहा वॉल्यूम दिया है कितना 0.636 क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब। कह रहा है अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब बराबर 0.636 मीटर क्यूब। अगर आप साइड निकालोगे तो बताओ कितनी आएगी बोलो, क्यूब रूट करो उसका 0.63656, बताओ कितना आएगा जल्दी बोलो, बोलो भाई। एक मिनट रुकिए जरा आवाज जाने वाली है, वेट 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 वेट, जब तक आप लोग जवाब दीजिए इसका कितना आएगा, बोलिए बोलिए भाई कितना जवाब आएगा बताइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए क्या जवाब आया भाई इसका, कितनी वैल्यू आ रही है जल्दी बताइए, कितनी वैल्यू आ रही है मेरे लाल बताओ, अरे जल्दी बोलो पगलो।
कितना आ रहा है आंसर जल्दी बताओ। बहुत प्यार से निकाल दो यार, इसको तो क्यूब रूट ही तो निकालना है। बताइए कितना है? जब आपने सॉल्व करा होगा तो इसका आंसर आएगा 0.86 मीटर, यानी भैया 0.86 मीटर का क्यूब था ये। समझ आई बात? क्लियर है इतनी बातें? चले आगे आइए। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है, 18 पीपल कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 दिन। तो कह रहा है बताइए कितने लोग जो है 15 सॉरी कितने दिन लगेंगे 15 लोगों के द्वारा वॉल बन। देखिए 18 लोग 10 दिन में बना रहे हैं, यानी आप एमडीएच का फॉर्मूला यूज करो, कहोगे 18 गुणा में 10 बराबर कह रहा है कितने कितने दिन लगेंगे 15 लोगों के द्वारा। आप मान लीजिए 15 लोग मिलकर x दिन में बनाते हैं। क्लियर? देखो 5 या 15, 5 दूनी 10 हो गया भाई, 3 छिंग 18, केवल क्या आ गया 6 गुणा में 2 बराबर x। तो आप क्या कहेंगे 6 दूनी 12, यानी कि भैया 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई? 12 दिन लगेंगे, यानी डी क्या है सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? चलिए कह रहे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, यानी कि इसका मानक रूप बताना। देखिए संख्या दी गई है 0.123 30 834। देखिए सबसे पहले आप इसका डेसिमल हटाइए। कैसे हटाएंगे? डेसिमल के राइट साइड कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 है, बड़े ध्यान से देखिए 6 है। जैसे ही आप देखिए बड़े ध्यान से 6 संख्या है, तो आप क्या करिए नीचे 6 क्या करेंगे भैया बताओ, क्या लिखोगे? 10 की पावर 6 लिखो नीचे, जितनी संख्या है उतना लिखिए। और जैसे ही आपने ये लिखा है डेसिमल हट गया, ऊपर क्या बचा 834। क्या बचा 834। अब आप इसको भैया ऐसे लिख सकते हो, बताओ 834 गुणा 10 की पावर -6। आपको पता है भैया जब पावर नेगेटिव बनानी तो उल्टा ले जाओ, और नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी इसको उल्टा कर दो। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, पहली संख्या छोड़कर पहली संख्या लेफ्ट साइड से पहली संख्या के तुरंत बाद डेसिमल लगाना होता है। कैसे? आप देखो इधर डेसिमल लगाना है 8 और 3 के बीच में, तो आप इधर से चलो, देखो एक बार इधर आए, फिर भैया दूसरी बार आना पड़ेगा यहाँ, 2 बार आए, कितनी बार आए बताओ? 2 बार आए ना? कितनी बार आए? 2 बार। तो जब भी आप लेफ्ट साइड जाओगे, राइट से लेफ्ट साइड जाओगे, तो ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये पावर है, इसमें क्या है जुड़ते हैं। क्या करते हैं? जुड़ते हैं। जब आपने देखो यहाँ डेसिमल लगाया, तो ये क्या होगा भैया, कितनी बार आप इधर आए थे? देखो 1 2, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लस का 2 करोगे, तो हो जाएगा 8.34 गुणा 10 की पावर -4। क्लियर है इतनी बात? यानी एक है सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है भैया, एक ए है 15 दिन में करता है। ए एंड बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। कह रहा बताइए कितना दिन लगेगा अगर बी उस कार्य को अकेला करे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, टोटल वर्क निकालो उनका जोड़कर, बोलिए एलसीएम लीजिए, 15 और 10 का आप कहेंगे भैया कितना आ गया 30, यानी टोटल कार्य 30 है। आप एक दिन का बताओ कितना होगा। 15 दिन में अगर ए 30 कार्य करा तो एक दिन में कितना करेगा, आप कहोगे 2। बी ए प्लस बी 10 दिन में 30 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 3। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए, हाउ मेनी डेज विल बी अलोन। हाँ, तो कह रहा है बताइए बी अकेले कितने दिन लेगा। एक बात बताइए, आपको दिख रहा है भैया ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है बेटा 2। ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना कार्य करते हैं 3। अब आप खुद ही बताओ ए एक दिन में कितना कर रहा है 2, और ए प्लस बी मिलकर कितना कर रहे हैं 3। तो यानी कि भैया ए एक दिन में कितना कर रहा था 2, ऊपर से पता चला, प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं मिलाकर ये 3। तो आप बी का एक दिन का नहीं बता सकते कितना करेगा, 3 - 2 1, यानी बी जो है एक दिन में एक ही कार्य कर पा रहा है, एक दिन में एक ही कार्य कर पा रहा है। अब बताइए कह रहा है यही कार्य बताइए बी कितने दिन में करेगा। अब आप खुद ही बताओ, बी जो है भाई एक दिन में एक कार्य कर रहा है, टोटल कार्य कितना कराना है 30। तो आप कहोगे इधर भी 30 मल्टीप्लाई मार दो, इधर भी कर दो, तो ये कितना हो गया भैया 30 दिन में 30 कार्य होगा। क्लियर इतनी बातें? बोलिए क्लियर है भाई इतनी बातें? बताइए, बोलिए गाइस। चले आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक मिनट पानी पी लो यार जरा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा बताइए व्हाट इज 25% ऑफ 60% ऑफ 350 माइनस 200। देखो 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 60% का मतलब 60/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में 350 माइनस 200 कितना हो जाएगा ये जब माइनस करेंगे आप। एक मिनट रुकिए जरा, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था भैया, 350 माइनस 200, हम यहाँ रुक गए थे। अब देखिए इसको माइनस करिए, कितना हो गया 0, ये हो गया 5 हो गया, 3 में से हो गया 1, यानी आ गया भैया 150। अब एक बात होता है 25 एकम 25, 25 चौक 100 हो गया भाई। क्लियर है? देखो 0 से 0 कट गया ये वाला, भैया 1 0 ये कट गया, केवल क्या बचा बेटा यहाँ 6/4 गुणा में 15, ये बचा। बोलो 2 तिया 6, 2 3 4, अब ऊपर हो गया 3 गुणा में 15, 3 गुणा में 15 बटे में 2, ये हो गया 15 तिया 45, 45/2। अब आप बताओ 45/2 कितना होता है, आप कहेंगे भैया 22.5 होता है, तो उत्तर यही हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? बोलिए। चले आइए, कह रहे कि स्टूडेंट नीड 50% मार्क्स टू पास एन एग्जाम। देखो कह रहे एक बच्चे को 50% मार्क्स चाहिए एग्जाम पास करने के लिए, यानी इतनी बात चली पता चल गई हमें कि जो भैया पास मार्क्स है, क्या है भैया जो पास मार्क्स है वो कितने हैं भैया 50% है, परसेंटेज में 50 है। आगे देखिए कह रहा है ही स्कोर्ड 240 मार्क्स।
कह रहा है वो कितना स्कोर करता है 240 मार्क्स, बट फेल्ड बाय 10 मार्क्स। अब देखो बेटा ध्यान समझो, वो 240 अंक तो लाया लेकिन 10 अंक से फेल हो गया। ये बात समझ आई क्या कहना चाहा उसने, कि भैया उसने 240 नंबर लाया लेकिन 10 नंबर से वो फेल हो गया। एक बात बताओ, उसके 240 आए, अगर उसे 10 नंबर और मिल जाते, यानी कि 240 प्लस 10 कितना हो गया 250, यानी अगर उसके 250 मार्क्स आते तो पास हो जाता। इतनी बात समझ आई। यानी हमारे हिसाब से क्या है भैया, अगर हम बात करें पास मार्क्स की, ये परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, ये है परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। अगर मैं असलियत में बात करूं, मार्क्स जो पास कराएंगे उसे, मार्क्स जो उसे पास कराएंगे, आप क्या कहोगे भैया 240 में अगर उसको 10 नंबर और मिल जाते तो यानी मेरे भाई वो 250 मार्क्स पे वो पास था। क्या था, 250 मार्क्स पे वो पास था। अब एक बात बताइए बड़ी ध्यान से समझिए, परसेंटेज में कितना है, कितना परसेंट है पास होने के लिए, 50%। मार्क्स में कितना है, 250%, वो सॉरी 250, 250 मार्क्स, यानी भैया दोनों बात बराबर है। परसेंटेज में 50% चाहिए और वैसे कितने चाहिए 250। जैसे आप लोगों के स्कूल में भी एग्जाम होती है, टीचर कहते हैं भैया 33% नंबर लाने, 33% पास कर देंगे। 33%, अब मान लो पेपर 100 का है, पेपर 100 का उसका 33% पासिंग मार्क्स है। 33% परसेंट की बात करूं, यानी 33% जिसका है वो भी पास होगा। अगर 100 का 33% निकालो कितना आएगा 33 नंबर, यानी कि जिसके 33 नंबर आए या 33% आए, दोनों बात बराबर ही तो है। तो सेम कहानी यहां पर है कि भैया यानी कि 50% की वैल्यू जो है किसके बराबर है, 250 मार्क्स के। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने मैक्सिमम मार्क्स का होगा एग्जाम। तो एग्जाम बताइए हमेशा कितने का होगा, हमेशा मैंने क्या बोला, कभी भी कोई चीज की बात कही जाए मैक्सिमम बोले, यानी 100% के बारे में पूछ रहा है, यानी 50% 250 के बराबर है। तो आप बताओ बेटा 100% इसको बनाना है, कहोगे इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 करो, कितना हो गया 100% बराबर कितना हो गया बेटा 500 मार्क्स। कितने 500 मार्क्स, यानी कि 100% बराबर 500 मार्क्स है। क्लियर बोलिए। क्लियर है भाई इतनी बातें। चले आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। आइए ठीक है, और भैया डेली मॉक टेस्ट देना ना भूले, डेली ना भूले, ठीक है, इनको जरूर करें। बता दीजिए अपने मामा फूफा रिश्तेदारी में जिसको भी बताना चाहते हैं कि आरंभ बैच आ चुका है, आरंभ। ठीक है, और जो भी तैयारी करना चाहता है जल्दी से भाई एनरोल हो जाना, क्योंकि कोर्स ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है 27 जनवरी से। फिर आप कहोगे कि सर लेट हो गया, हमारा सिलेबस नहीं हो पाया, तो वो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है लैपटॉप विद लिस्टेड प्राइस। देखिए लिस्टेड प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। कह रहा है एक लैपटॉप है जिसका मार्क प्राइस है 45,000, इज अवेलेबल विद 15% डिस्काउंट। कह रहा है इस पर 15% डिस्काउंट है। कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ, कुछ भी है इसमें क्वेश्चन में। आप कहोगे भैया 45,000 का लैपटॉप है, कितना डिस्काउंट देना है भैया 15%, नीचे 100 ऊपर 100 माइनस 15 कितना 85, 1 2 1 2 ये कट गया। यहाँ बचा 450 गुणा में 85, यही बचा, बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बोलो 450 गुणा 85। देखो अब देखो कैसे यूज करेंगे, देखो लास्ट में जीरो आएगा पक्की बात है। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 5 25, यानी लास्ट में 5 आएगा जीरो से पहले। अब देखो किस ऑप्शन में जीरो से पहले 5 है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, यही उत्तर आ जाएगा। यानी जब आप मल्टीप्लाई करोगे 28,250 उत्तर होगा। इस तरीके से ऑप्शन का इस्तेमाल करिए, समय बचेगा, मल्टीप्लाई करने से बच गए। ठीक है, चलिए कह रहा रोहन बुटा बोट आ बुक फॉर 324 इंक्लूडिंग जीएसटी। कह रहा रोहन एक किताब लाया 324 की जिसमें जीएसटी मिला हुआ है, यानी हो सकता है वो किताब 200 की हो 250 की हो, लेकिन जीएसटी जोड़कर वो 324 की हो गई। आप लोग भी जैसे किसी रेस्टोरेंट पे खाने जाते होंगे या कहीं अच्छी जगह जाते होंगे, तो वहाँ हमेशा जीएसटी जोड़ दिया जाता है, सर्विस टैक्स जोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपने खाना 600 रुपए का खाया, 18% जीएसटी जुड़ गया, तो 600 को 18%, अब आप खुद जोड़ लीजिए कितना बैठेगा, यानी आपका बिल बढ़ गया फालतू। तो वो ये भी यही कह रहा है कि रोहन एक किताब खरीदता है 340 की, सॉरी 324 की, जिसमें जीएसटी मिला हुआ है। कह रहा अगर सेल प्राइस 300 था, तो कह रहा बताइए जीएसटी रेट क्या था। देखिए कहने का मतलब क्या है, वो किताब 300 रुपए की बिक रही थी, 300 रुपए की बिक रही थी, लेकिन लेकिन जब उसमें कुछ जीएसटी जुड़ गया तो किताब कितने की होगी बेटा 324 की। तो यही कह रहा है बताइए जीएसटी का रेट क्या है। हो मेरे जीएसटी, क्या करेगा तू हमारा है जीएसटी, क्या करेगा तू बताओ। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है बताना जा। हाँ भाई जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या होती है जीएसटी की फुल फॉर्म। तुम्हें नहीं पता होगी है ना। चलिए आइए मैं बताता हूँ। 300 रुपए की चीज जब 324 में बिकी, तो कितने रुपए फालतू लगे बताओ। आप कहोगे 24 रुपए, लेकिन भैया ओरिजिनल प्राइस क्या था 300, परसेंटेज बदलोगे इंटू 100%, ये जो बेटा वैल्यू आएगी ना, ये जीएसटी, जीएसटी परसेंटेज में आएगी, यानी कि कितना परसेंट जीएसटी लगा। देखो 1 2 इससे कट गया, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, केवल क्या बचा 8%, यानी 8% की जीएसटी ठुकी है इसके ऊपर। समझ आई बात, बोले क्लियर है। चले आगे आइए, कह रहा ट्रेडर मार्कअप इज गुड बाय 40% एंड सेल देम एट 20% डिस्काउंट। अरे भाई सीपी मानो 100 रुपए, 40% बढ़ाओ, एमपी आ जाएगी कितनी 140। कह रहा फिर कितना डिस्काउंट दिया भैया 20% का। अब इस पर डिस्काउंट दोगे 20% का तो क्या मिलेगी, एसपी मिलेगी। बताओ 140 पर 20% का डिस्काउंट दो, कैसे दोगे भैया, नीचे 100 ऊपर 100 माइनस 20 80, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, केवल क्या बचा बेटा 14 दूनी 14 गुना 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, यानी 112, कितना 112 रुपए की चीज बिक गई। कह रहा बताइए उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है। एक बात बताइए,
₹100 की चीज 112 की बिक गई। ₹100 की चीज 112 की बिक गई, तो आप ये बताइए कितना फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ? जैसे कितने आदमी थे सांबा? कितना फायदा हुआ सांबा? आप कहोगे भैया ₹12 का, लेकिन हमारा बेस प्राइस क्या 100, तो आप कहेंगे डायरेक्टली 12%। खत्म कहानी। डी का सही उत्तर है। चले आगे, आइए। क्या भैया? प्रिंसिपल अमाउंट दैट ग्रोस टू 12544 इनटू ईयर एट 6% कंपाउंड। कुछ है इस क्वेश्चन में? अरे भैया, आपको अमाउंट दे दिया, टाइम दे दिया 2 साल, रेट दे दिया, कह रहा प्रिंसिपल निकालो। क्या नहीं निकाल पाओगे? बहुत प्यार से निकाल दोगे। लिखो होमवर्क में, डालो होमवर्क में। चलो आगे आओ। आगे देखिए, कह रहा है इसका फैक्टराइजेशन करिए। ओहो, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है इसका फैक्टराइजेशन करना। देखिए क्या लिखा है, 12x³ y माइनस 27 एक्स वाई क्यूब। देखिए यहाँ बच्चे परेशान रहते हैं कि सर फैक्टराइजेशन नहीं समझ आ रहा, कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ दिख रहा है कि भैया यहाँ पे एक नंबर है 12, यहाँ एक 27, दोनों में नंबर है। अब आप खुद देखो 12 और 27 में कॉमन क्या होता है? इसको तोड़ दो यार, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 12 होता है, यानी कि 2 गुणा 2 कर लो। ये किसके बराबर आएगा? 3 गुना 9, यानी 3 गुना 9, यानी कि भैया 3 गुणा 3। अब आप देखो इनमें कॉमन क्या है? आप कहोगे भैया एक बार 3 ही आया, एक बार 3 ही आया, तो कॉमन तो 3 ही आया इनमें, यानी भैया 12 और 27 में कॉमन क्या है? 3। ये निकल गया कॉमन। अब बचा क्या है बेटा? 2 गुणा 2, यानी कि यहाँ 4 बचा और यहाँ 9 बचा। अब देखो यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो छोटा सा, यहाँ लिख दो 4 बचा, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ लिख दो 9 बचा। बताओ क्लियर इतनी बातें? पहले कैसे कॉमन लेना बता रहा हूँ। अब देखो ये हो गया तुम्हारा इसका काम। अब इन पर आओ, क्या है बेटा? x³ y है यहाँ पर, x³ y, इसको आप क्या लिख सकते हो? x गुणा y। ऐसे यहाँ पर क्या है? xy³, इसको लिख सकते हो x गुणा y। अब आप बताओ इनमें सेम क्या चीज है? आप कहोगे भैया इधर भी x है, इधर भी x है, यानी x कॉमन आ गया, वो लिख दो यहाँ पर। अब देखो और क्या भैया, इधर भी y है, इधर भी y है, यानी भैया y भी आ गया। क्या आ गया भैया? y आ गया। यही कॉमन निकलेगा, बोलो जल्दी बोलो। x आ गया और y आ गया। अब एक बात बताओ, बड़े ध्यान सोचना, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने? अच्छा यहाँ पर 3 बार x है, अच्छा एक और x आएगा यहाँ, और यहाँ 3 बार y है, ठीक है, अब सही है। अब देखो यहाँ पर कितने x बचे? एक x ये, एक x ये, यानी कि 2 x बचे, यानी भैया ये इसके साथ के पहले वाले के ये बच गए। अब इसके साथ एक y है, एक y है, इधर बच गया 9y का स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। क्लियर है? इस तरीके से कॉमन होता है। अब देखो ये हो गया 3xy, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 2x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो? 3y का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खुलेगा। फिर ये हो गया भैया 3xy। अब देखो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपको पता है कैसे खुलता है? a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस b, यानी कि भैया 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई 2x प्लस का 3y। बस इससे ज्यादा आप इसको फैक्टर, इसके फैक्टर नहीं कर सकते भाई, फैक्टर नहीं होंगे भाई, यहीं रुक जाओ। बताओ कौन सा ऑप्शन जा रहा है मैच? बताओ, ए जा रहा है। खत्म कहानी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए क्लियर इतनी बातें? चले आगे चलते हैं। कह रहे एक्सपेंशन बताइए इसका क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। देखिए पहले क्या है? 2x, आपको पता है कैसे खुलता है? मैं आपको बता दूं, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। देखो पहले क्या है? 2x का स्क्वायर करो, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर सब में है। फिर 3y का स्क्वायर करो, 9y का स्क्वायर, देखो सब में है प्लस का, माइनस जेड का स्क्वायर करोगे, सब में प्लस का जेड। फिर क्या होता है? 2ab, यानी कि भैया 2 गुणा a कितना है? 2x इंटू 3y, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12xy प्लस का 12xy, सब में है भाई। यहाँ तक तो ये सारे सही है। देखो इसमें माइनस का जेड है, ये हट गया ऑप्शन। देखो प्लस का 12xy सब में। फिर क्या आएगा भैया? अब देखो 2bc, 2 इंटू बी कितना है भैया? 3y, और सी कितना है भैया? माइनस जेड, यानी कि भैया -6zy, -6zy। अब चेक करो किस किस में -6zy, सब में ही है भाई, ये तो हट ही गया ऑप्शन। 3 ऑप्शन में सब में है, ये हो गया। अब 2ca बचा, देखो 2 मल्टीप्लाई सी कितना है भैया? हमारे पास क्वेश्चन में -z, और a कितना था भैया? 2x, यानी भैया 2 दूनी 4xz माइनस का 4xz। अब जहां माइनस का 4xz है, जहां माइनस का 4xz है वो पकड़ लो। देखो यहाँ -2xz हटाओ, प्लस का 4xz हटाओ, केवल ये ऑप्शन है बी क्या सही उत्तर है, बी क्या सही उत्तर है। बोलिए क्लियर? चले आगे बढ़े। आगे देखिए, कह रहे एक पेरीमीटर जो है इक्विलेटर ट्रायंगल का बताना है, जिसकी साइड 4x प्लस 5 है, 7x माइनस 1। एक बात बताइए, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड क्या होती है? बराबर। बराबर, अगर दो साइड उसने आपको दी 4x प्लस 5, 7x माइनस 10, कह रहा है इसका पेरीमीटर बताना है। एक बात बताइए, दो साइड होंगी तो यानी ये भी बराबर होंगी, ये बात तो क्लियर है। तो आप क्या कहेंगे भैया? 4x प्लस 5 बराबर है किसके? 7x माइनस 10 के। ये 7x माइनस 4x कितना हो गया बेटा? 3x। 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। अगर आप x निकालें तो कितना है? 5, यानी भैया x की वैल्यू आई 5। अब यहाँ रखो 5, यहाँ रखो 5, कितना हो गया? देखो 5 चौक 20, 20 प्लस 5 25, यानी साइड आ गई 25। अगर ये 25 है तो ये भी 25 आएगी। देखो कैसे? 7 गुणा 5 कितना होता है? 35, 35 माइनस 10 25, यानी कि भैया साइड तो 25 है, पक्की बात है। ये भी 25, ये भी 25, तीनों साइड 25। पेरीमीटर बताओ क्या आएगा? 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गया? 75। खत्म कहानी। क्लियर है? बोलिए।
क्लियर है? बताइए, बताइए, बताइए। क्लियर है भाई इतनी बातें? बोलिए, चले आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? कह रहा देखिए, कह रहा इस इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 8x माइनस पी बराबर ये है, तो कह रहा प्योर क्यू के वैल्यू देखिए x स्क्वायर प्लस 8x माइनस पी किसके बराबर है भैया इसके? हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इस x की इनके साथ मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 12 कितना हो गया बेटा 12x हो गया। अब इस q की इसके साथ करिए, ये हो गया माइनस का क्यू एक्स। अब फिर क्या भैया माइनस क्यू इंटू 12 करिए तो कितना आ गया बेटा माइनस का 12। क्लियर है? अब देखो सेम जैसा ये है हम वैसा बनाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अगले में क्या है भैया एक्स वाली वैल्यू चाहिए। अब देखो एक्स वाली हमारे पास 2 है, 12x माइनस क्यू है, तो यहाँ से एक्स कॉमन निकालोगे तो केवल क्या बचेगा 12 माइनस क्यू। बोलो, और लास्ट में क्या है भैया एक कांस्टेंट टर्म है, यानी ये कितनी है 12 है। क्लियर है? बताओ, बोलो। क्लियर है जी? इतनी गल क्लियर है तानू? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? सानू कोई लोड नहीं? बोलो जल्दी बोलो भाई। तो ये कितना हो गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस पी बराबर दे। अब देखो 8x की वैल्यू किसके बराबर है? ये इसके। आप क्या कह सकते हो भैया 8x जो है किसके बराबर है? x इंटू 12 माइनस क्यू के, यही आएगा। देखो x से x कट गया, 8 बराबर कितना आ गया 12 माइनस क्यू। 12 माइनस क्यू, ये क्यू इधर आएगा बेटा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 4, यानी क्यू की वैल्यू 4 है। अब देखो क्यू की वैल्यू 4 किसमें है? दो ऑप्शन में है, इसमें है इसमें है, तो ये वाले हटा दो, हट गए। अब केवल क्या बचा पी निकालना है। क्या निकालना है? पी। अब पी बताओ कितना आएगा? बोलो, बोलो भाई पी कितना आएगा? कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? माइनस पी बराबर, अगर यहाँ से देखो तो माइनस पी बराबर माइनस 12 आ रहा है, माइनस पी बराबर माइनस 12 आ रही है, तो पी बराबर 12 आ गया भाई। पी बराबर 12 आ गया, ये क्या गड़बड़ है भाई? कुछ तो गड़बड़ है इसमें, बताओ, बोलो, बताइए भाई कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है? बताइए क्या गड़बड़ है, जल्दी बोलिए, क्या गड़बड़ है मेरे लाल? बताओ जल्दी बताओ, क्या गड़बड़ है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस पी बराबर ये हो गया बेटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है भैया। एक्स इंटू 12 12x हो गया, ठीक है भैया। माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस क्यू एक्स हो गया, और माइनस क्यू इंटू 12, अच्छा 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 एक मिनट एक मिनट, माइनस क्यू इंटू 12 ये माइनस 12 क्यू आएगा, माइनस 12 क्यू, माइनस 12 क्यू। हाँ आप सही आएगा ना, यानी भैया इंटू में यहाँ क्यू भी है, इंटू में यहाँ क्यू भी है, यानी पी की वैल्यू 12 गुणा क्यू, क्यू कितना आया था भैया 4, यानी 12 चौक 48, पी की वैल्यू 48, खत्म कहानी। यानी डी कैसा ही उत्तर है, डी जाएगा, ठीक है। वहां क्यू रह गया था, वहां क्यू मिस हो गया था, आप सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ माई एज विल बी 3 टाइम माई एज 4 ईयर आएगा। देखो कह रहा है अगर ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मेरी प्रेजेंट एज एक्स है, तो क्या कह रहा है 12 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 12 साल बाद, इसकी अब से 12 साल बाद उम्र कितनी होगी? एक्स प्लस 12। कह रहा है अब से 12 साल बाद माई एज, मेरी जो उम्र है, विल बी 3 टाइम माई एज 4 ईयर अगो। कह रहा मेरी जो अब से उम्र है ना भाई 12 साल बाद, वो जो होगी 3 गुना होगी किसके? मेरी उम्र जो 4 साल पहले होगी, यानी कि एक्स माइनस 4 के। तो कह रहा बताइए मेरी करंट एज क्या है? चलिए बस खत्म कहानी है। एक्स प्लस 12 बराबर 3x, 3 चौक 12, भैया 3x माइनस एक्स कितना हो गया बेटा 2x, और 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, यानी 24 बराबर 2x आया। कितना है? 24 बराबर 2x, अगर आप x से निकाले तो कितना आया 12 आ गया। यानी भैया इसकी जो उम्र थी, यानी कि जवान लड़का था, 12 साल का लड़का था, तुम जैसा था, तुम्हारा ही जैसा था भैया, ठीक है। कह रहा सॉल्यूशन बताइए इस लीनियर इक्वेशन के। देखिए 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस x प्लस 2 अपॉन 6 किसके बराबर है भैया? x प्लस 1/2 के। देखो इनका एलसीएम लो 4 और 6 का, बताओ कितना है 12, 4 के टेबल में 12 3 बार, तो इस पूरी संख्या में 3 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6x 3 तिया 9, प्लस 6 के टेबल में 12 2 बार, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई 2x 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1/2। देखो 2 एकम 2, 2 छिंग 12। अब देखो 6x प्लस 2x कितना होगा मेरे भाई? 6x प्लस 2x आपका हो गया 8x हो गया, माइनस 9 प्लस 4 कितना हो गया? माइनस 5 हो गया। अपॉन में 6 बराबर आ गया इधर किसके? x प्लस 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 8x माइनस 5 किसके बराबर? 6x प्लस 6 के, सारे x एक तरफ, 8x माइनस 6x 2x, और 6 प्लस 5 11, यानी अगर आप x निकालेंगे तो कितना आया 11/2, यानी भाई 5.5, कितना आ गया 5.5, यानी एक ऐसा ही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? बताइए भाई क्लियर है? ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, कह रहा अगर आप इस फिगर को देखें तो कह रहा है ए बी पैरेलल है पी क्यू के। देखिए ये देख पा रहे बड़े ध्यान से, देखिए ए बी मैं बना देता हूँ इधर एक बार, ये है ए बी, उसने कहा भैया ये किसके पैरेलल है? पी क्यू के। पी क्यू का है भैया, ये रहा यहाँ पे ऐसे पी क्यू है, ये पी है ये क्यू है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड सी डी पैरेलल पी एस, एक सीढ़ी इस तरीके से एक लाइन जा रही है, ये इस तरीके से सी डी, कह रहे किसके पैरेलल भैया? पीएस के। पीएस का है जी, ऐसे यहाँ से एक लाइन जा रही है ऐसे पीएस, ये दोनों पैरेलल है। कह रहा है देन एंगल क्यू पी आर इज, आपसे पूछा है क्यू पी आर, अच्छा एक इस तरीके से और है यहाँ पर हमारे पास, कह रहा है ये और ये 30 डिग्री है, ये आपसे ये एंगल पूछा है क्यू पी आर, ये बताना है कितना होगा, और साथ में आपको ये दे रखा है 108 डिग्री, कितना है भाई 108 डिग्री।
अब बताइए कैसे निकाला जाए इस एंगल को, सोचिए एक बार थोड़ा सोच के देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सोचो। आपको उसने दी भैया क्या, कि जो डीसी है और ये जो पीएस है ये पैरेलल है। अगर मैं इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूं, देखो बड़े ध्यान से, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। ये 108 डिग्री है बेटा, ये 108 डिग्री है, तो आप कहोगे भैया ये भी 108 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक बाहर का एक अंदर का, अगर आप ऐसे देखो, ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, 108 108। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर। अब एक बात बताओ, बड़े ध्यान से देखो, साथ में उसने कहा ए बी और पी क्यू पैरेलल है। अगर इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करूं, ये ड्रॉ करा जाए यहाँ पर ऐसे, तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल। आप खुद देखो, ये 108 डिग्री है, तो आप क्या कहोगे भैया ये भी 108 डिग्री होगा, इतना वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अगर आप इन दोनों को पैरेलल लाइन मानते हो तो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, अब बड़े ध्यान से सुनो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है। अब देखो, अगर ये आप x मान लो, यही तो एंगल निकालना है। अब आप देखो 30 प्लस एक्स प्लस 108 किसके बराबर होगा, 180 के। तो आप क्या कहेंगे भैया, 30 प्लस एक्स प्लस 108 डिग्री किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इसको जोड़ दीजिए, 108 और कितना है भाई ये 30, इसको जोड़िए, ये हो गया 8 3 138, यानी कि भैया जो x आ गया वो 180 माइनस 138 आ गया। तो बोलिए कितना हो गया भैया, देखो 180 में से 130 घटाओ, कितना हो गया भाई बताओ, 50 बचा, 50 में से 8 और माइनस कर दो, कितना हो गया 42, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 42 डिग्री। यानी कि जो एंगल आप ढूंढ रहे थे ये कितना 42 डिग्री। बोलिए क्लियर तो नहीं बातें। चले आगे चलते हैं। आइए, कह रहे रेगुलर पॉलीगन में 3 साइड है, ठीक है, उसकी 3 साइड है, यानी n की वैल्यू 3 दी है। कह रहा बताइए हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटे में n यानी कि साइड 3, तो उसको डिवाइड करें कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री। बोलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा एरिया दिया है ट्रेपेजियम का, एरिया दिया है ट्रेपेजियम का 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा उसकी हाइट 15 है, ठीक है भैया, हाइट भी दे दी 15 है। कह रहा अगर एक पैरेलल साइड 10 है, यानी आपको एक पैरेलल साइड दे दी, मान लो ए, ये 10 है, तो कह रहा दूसरी बताओ, उसको हम बी मान लेते हैं। तो आपको पता है भैया जो फॉर्मूला होता है एरिया, एरिया कितना दिया, एरिया बराबर 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड क्या है, एक ए और एक बी है, यानी कि भैया 10 प्लस बी इंटू में बेटा हाइट, हाइट कितनी है 15। क्लियर इतनी बात। इसको काट दो 15 से, देखो 15 एकम 15, ये हो गया 15 एकम 15, 8 में 5 गए 3, 15 दूनी 30, ये हो गया भैया 12, और ये 2 पर मल्टीप्लाई करा दो, बराबर 10 प्लस बी। 12 दूनी कितना होता है बेटा 24, और ये इधर आकर माइनस 24 माइनस 10 बराबर बी, यानी भैया बी कितनी आ गई, आप कहेंगे भैया बी आ गई 14, यानी जो दूसरी पैरेलल साइड थी वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। बोलिए क्लियर इतनी बात। चले आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा फ्रॉम अ क्यूबॉइड, कह रहा क्यूबॉइड है विद साइड लेंथ इन द रेशियो, कह रहा जिसकी साइड लेंथ ये दे रखे है, यानी कि भैया लेंथ है 3x, ब्रेड्थ है भैया 4x, और हाइट कितनी है भैया 5x, इधर दे रखा है एक रेशियो 3 4 5। कह रहे टोटल सर्फेस एरिया 470, कह रहा उसको टोटल सर्फेस एरिया कितना है मेरे बच्चे 470 बोला, कितना बोला 470। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया वॉल्यूम बताओ। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालोगे, यानी कि भैया जब आपको लेंथ पता होगी, ब्रेड्थ पता होगी और हाइट पता होगी, तभी तो निकाल पाएंगे वॉल्यूम। बताओ ऐसे निकलेगी नहीं निकलेगी, ठीक आप कहेंगे हाँ भैया। चलिए टोटल सर्फेस एरिया दिया 470, आपको पता है टीएसए क्या होता है, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है भाई, यही होता है। बोलो टोटल सर्फेस एरिया भैया 470 बराबर 2 L इंटू बी करो, यानी भैया 3x इंटू 4x कितना हो गया बेटा 12x स्क्वायर। बी इंटू एच करो, बी इंटू एच कितना होगी भैया 4 पंजे 20, 20x स्क्वायर। अब एच इंटू एल करो, एच और एल की 5 से कितना होता है बेटा 15x स्क्वायर। क्लियर तो नहीं बातें। ये हो गया भैया 470 को इससे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 35 हो गया। बराबर इनको जोड़ो, कितना हो गया ये, कितना हो गया भैया 12, कितना है 12 है 20 है और कितना है बेटा 15, 5 और 2 7, 2 1 3 1 4, 47 कितना आ गया 47x स्क्वायर। 47 से अब इसको डिवाइड करो, 235 को 47 से डिवाइड करो, बताओ कितना है। 47 5 जा कट जाएगा आई थिंक, 47 5 जा 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि 5 बार में कट गया, ये हो गया 5, यानी भैया 5 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स निकालोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा रूट का 5, यानी एक्स मिल गई रूट की 5। अब देखिए आपको लंबाई कितनी हो जाएगी फिर 3 गुना रूट 5 कितना हो जाएगा 3 रूट 5, ब्रेड कितनी हो जाएगी बेटा 4 रूट 5 हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी भैया 5 गुना रूट 5, 5 रूट 5। अब आपसे वॉल्यूम निकालने के लिए कहा, वॉल्यूम बराबर लंबाई, लंबाई कितनी है 3 रूट 5 गुणा में ब्रेड 4 रूट 5 गुणा में हाइट 5 रूट 5। ठीक है, पहले आप नंबर की मल्टीप्लाई करो, 3 4 5, बोलो कितना हो गया 5 चौक 20, कितना हो गया 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया। अब देखो रूट 5 इंटू रूट 5 करो, एक 5 यहाँ से आएगा, लेकिन ये तो अकेला बचा, इसको ऐसे छोड़ दो, ये कितना हो गया 6 पंजे 30, यानी कि भैया 300 रूट 5, 300 रूट 5, यही क्या सही उत्तर है। बोले क्लियर इतनी बातें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आइए कह रहा कैपेसिटी जो है सिलेंड्रिकल टास्क की इतनी है, कह रहा अगर रेडियस 21 है हाइट बताओ। देखो कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम, ये दे रखा है आपको, यानी कि भैया वॉल्यूम क्या होता है 13860 सेंटीमीटर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा पाई, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी दी भैया 21, 21 इंटू में हाइट आपको बतानी है। कोई दिक्कत, बोली कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए ये हो गया 7 से 21 हो गया भाई, 7 से 21, इसको 3 से काटें एक बार, कट जाएगा,
8 1 9 3 से कट जाएगा, बड़े प्यार से काट दो को। आपका हो गया 3 चौक 12, ठीक है भैया, ये हो गया 18, 3 सिंह 18, 3 दूनी 6, ये हो गया 4 6 2 0, 4 6 2 0। अब एक काम करो, इसको 21 से कट जाएगा या 22 से काटें? बोलो 11 से काट लेते हैं, काम करते हैं। ये देखो 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा भैया 11 चौक 44, 6 में 4 के 2, 11 दूनी 22, यानी भैया 420 हो गया। अब देखो 21 से कट जाएगा 2 बार, 21 से कट गया भैया कितनी बार, 21 दूनी और ये हो गया 20, यहाँ पर बचा मेरे पास 20 बराबर 2 गुणा में h, इससे काटोगे कितना हो गया 10 बराबर h, कितना आ गया बेटा 10 बराबर h, यानी कि हाइट कितनी आ गई 10 आ गई, 10 आपकी हाइट होगी, ठीक है। ये जो गैस पेपर आप लोगों को चल रहा है, आप इसको एप्लीकेशन पर जाकर स्कैन करके ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एमसीक्यू के फॉर्मेट में बेटा इसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए क्लियर नहीं बात, आइए कह रहे सम बताइए सारे एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन का, एक बात बताइए किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है। इंटीरियर का तो आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है इंटीरियर एंगल। आई का मतलब है इंटीरियर, यानी कि जो आपके जो अंतः कोण होते हैं उनका सम निकालने के लिए किसी पॉलीगन का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एक्सटीरियर का कोई फॉर्मूला है, सोचो सोचो सोचो, किसी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल निकालने का भी फॉर्मूला है। आपका कहोगे नहीं भैया हमने तो पढ़ा है हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर है गाइस, चले आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है 150 मीटर लंबा है 80 मीटर वाइड है, ठीक है। आओ बनाते हैं रेक्टेंगुलर पार्क, 150 मीटर लंबा, कह रहा है 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है भैया। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन अराउंड द इनसाइड ऑफ द पार्क, कह रहा है एक जो है ना रास्ता है जो पार्क के अंदर बना हुआ है, यानी इस तरीके से बनेगा। कह रहा है इसकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि इधर से चौड़ाई इधर से चौड़ाई इधर से चौड़ाई ये सब बराबर है। कह रहा है अगर एरिया जो है पाथ का वो 220 है, यानी आपका जो पाथ है बेटा मैं आपको बताऊं पाथ ही है, आपका जो पाथ है वो ये वाला, ये जो इलाका है ये आपका पाथ है, समझ आई बात, ये क्या है पाथ है, जहां मैं हरा कर रहा हूँ। कह रहा है इस पाथ का एरिया, अब बड़े ध्यान से देखो, उसने क्या बोला भैया इस पाथ का जो एरिया है, इस पाथ का जो एरिया है 220 मीटर स्क्वायर है। अब एक बात बताइए पाथ का एरिया कैसे आया होगा, यहाँ पे पाथ का एरिया कैसे आया होगा, आप कहेंगे भैया रेक्टेंगल का एरिया पूरा, यानी रेक्टेंगल का एरिया, मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूँ समझ जाना, रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये जो अंदर छोटे वाला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बिग मान लूं यानी बाहर वाला रेक्टेंगल माइनस रेक्टेंगल स्मॉल यानी जो अंदर वाला है, इनके एरिया को माइनस करके आएगा। ये बात क्लियर है तो नहीं बताओ, ये बात क्लियर है। अब देखो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आप कह देंगे भैया कितना हो जाएगा 150 गुणा में 80, 150 गुणा में 80, और आपको पाथ एरिया दिया, ये क्वेश्चन है 2200, क्लियर है कोई दिक्कत। अब बात आई छोटे रेक्टेंगल का कैसे ले एरिया। अब एक बात बताओ, उसने कहा यूनिफॉर्म विड्थ है, यानी कि अगर भैया इधर ये चौड़ाई x है, अगर इधर भी ये चौड़ाई x है, तो अब एक बात बताओ पूरी लंबाई 150 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरी लंबाई 150 थी, तो ये कितनी बचेगी, आप कहोगे भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी 150 माइनस 2x, क्योंकि इधर से भी x इधर से भी सेम ऐसी बेटा इधर भी ये चौड़ाई x होगी, इधर भी ये चौड़ाई क्या होगी x होगी। अब देखो पूरी लंबाई कितनी थी, इधर की चौड़ाई 80, इधर से x माइनस करोगे ये हो गया 80 माइनस 2x, यानी भैया अंदर वाला जो रेक्टेंगल था उसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे मिल गई, क्या क्या, तो ये हो जाएगा भैया 150 माइनस 2x, 150 150 माइनस 2x मल्टीप्लाई कितना बेटा 80 माइनस 2x। बोलिए क्या अब इसमें कोई दिक्कत है, आपको x ही तो निकालना है, बोलिए क्या x निकालने में कोई दिक्कत होगी, मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसकी मल्टीप्लाई करो 15 गुना 18 करो, 15 गुना 18 आपको हो गया 8 पंजे 40, आटे का 8 4 12, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 0 5 और 2 7, 1 1 रख दो, यानी 27 0 0। यानी भैया आप क्या कहेंगे, ये सब इधर ले आओ, ये नेगेटिव की चीज इधर ले आओ पहले तो, ये तो हो जाएगा भैया 150 माइनस 2x गुणा में 80 माइनस 2x, किसके बराबर हो जाएगा भाई, जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करी ये आ गया 2 2 कितना आया था 5 और 2 7 सॉरी 27, 270 270, और यहाँ पे भी डबल जीरो, और इधर जाकर माइनस हो जाएगा माइनस 2 2 डबल जीरो। अभी कितना हो गया भैया, आपका होगी 0 0 0 0 माइनस करो इसको, 27 0 0 0 में से कितना माइनस करना है भाई 2200 माइनस कर दो, ये हो गया 0 0 10 में दोगे बेटा 8 बचा, 6 में दोगे 4, यानी 24800, कितना हो गया 24800, 24800, यहाँ पर ये सॉल्व होकर आ गया। अब देखिए आपके पास कुछ नहीं है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बस खत्म कहानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। या तो एक काम कर सकते हैं ऑप्शन में से वैल्यू उठाइए, ऑप्शन में से वैल्यू उठाइए और डालकर देखिए कहां पर रखने पर ये वैल्यू बराबर आती है, ऐसा काम करा जा सकता है। आप सॉल्व भी मत करिए, जैसे मान लीजिए पहली वैल्यू 5 है, तो यहाँ रखो भैया 150 माइनस 2 गुना 5 करो कितना हो गया 10, 150 माइनस 10 140, ये हो गया 140 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर भैया 5 ही रखो दोबारा, 2 गुना 5 करो कितना हो गया 10, 80 माइनस 10 कितना हो गया बेटा 70, यानी भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। अब चेक करो 14 गुना 7 करो, देखो 7 4 जा 28, 7 एकम 7 और 2 9, यानी 98 आ रहा है 98 आ रहा है,
पक्का? मल्टीप्लाई सही हुई है भाई हमारी। 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 4 12, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ये हो गया 0, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27। ठीक है यार, ये तो सही आई है। 27,000 माइनस 2200, 2460, ये हो गया। तो आप बताओ, क्या अगर आप यहाँ से देखें तो क्या ये वैल्यू रखकर आ रही है आपकी सॉल्व होकर? बोलो पति भैया, क्या ये वैल्यू बन पा रही है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो मेरे लाल, क्या ये वैल्यू बन पा रही है? बोलो। कुछ गड़बड़ हुआ है यार, समझ नहीं आ रहा वो गड़बड़ हुई कहाँ है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ है। ठीक है भाई, गड़बड़ भी मिल गई। देखो ये 80 थी यार, तुम लोगों ने भी नहीं बताया, ये 80 थी और हमने यहाँ क्या ले रखा है 180। यार ये गड़बड़ हो गया भाई। एक मिनट यार, अब ये सारा इधर सही करना पड़ेगा। एक मिनट, रुको 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 रुको। ये कितना था? 150 गुणा में 80। हाँ, 15 गुना 8 करो, कितना हो गया? आप कहोगे 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 4 12, यानी कि भैया ये आ गया 1200। ये आ गया भैया कितना? 12000। और इधर क्या माइनस हुआ था आकर? माइनस 2200। हाँ, अब इसको माइनस करो। 12,000 में से कितना? 2200 माइनस करो। 0 0 0, 10 में 2 गया 8, यहाँ हो गया 11 में 2 गया 9, 9800, यहाँ आएगा 9800। हाँ, अब बैठा ना सही। हाँ देखो, आप देखो, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा था। देखो हाँ, 14 इंटू 7 भैया 9800, यानी कि भैया सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू 5 आ रही है। कितनी आ रही है? 5 आ रही है, यानी कि यहीं से आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? चले आगे चलते आइए। कह रहे बार ग्राफ देखिए क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ बाइसिकल, कितनी बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई है अलग अलग साल में दिखा रहा है। कह रहा बताइए हाउ मेनी मोर बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2001 देन इन 1998। कह रहा बताइए कितनी बाइसिकल जो है 2001 में फालतू हुई है 1998। 2001 की देखोगे तो 1100 है, 1998 की देखो कितनी है भैया 800। माइनस करो दोनों को, 1100 माइनस 800 कितना हो गया? 300। भैया 300 फालतू है। चलिए आगे देखिए, कह रहा पाई चार्ट जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांजैक्शन मई में जो हुई डिफरेंट मोड से। कह रहा है अगर टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन 9500 है। कह रहा टोटल, देखो यहाँ शब्द लिख दिया टोटल। अब देखो परसेंटेज में है, यानी भैया 100% की वैल्यू कितनी है? 9500। ये 0 0 कट गए भैया, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 95। तो कह रहा बताइए कितनी ट्रांजेक्शन जो है यूपीआई के थ्रू हुई है। यूपीआई का है हमारा ये यूपीआई, ये नीले वाला कितना है बेटा? 40%। तो आपको 40% की वैल्यू निकालनी है। कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 95 गुणा में 40 करो, 4 पंजे 20 हो गया भैया, 9 4 जा 36 और 2 38, यानी भैया 3800। कितनी भाई? 3800 आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? चले आगे, चलिए आगे देखिए। कह रहे वाटर टैंक है 30 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है, 12 मीटर डीप है। ठीक है, कह रहे इट इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। कह रहे आयरन शीट का बनाया जाता है जो 3 मीटर वाइड है। ठीक है, कह रहे टैंक को जो है ओपन करा गया है टॉप से। बहुत अच्छी बात है। कह रहा अगर जो टोटल कॉस्ट है आयरन शीट की वो 10 रुपए पर मीटर है, तो कह रहा बताइए कॉस्ट ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टैंक कितनी होगी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा उसने। क्या कहा? एक क्यूबॉइडल टैंक है, एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, हाइट ये है। कह रहा अब इसको जो एक आयरन शीट से बनाएगा जो 3 मीटर चौड़ी थी। अब एक बात समझिए, आप जैसे कोई गिफ्ट लाते हैं, वो क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, उसके ऊपर जो पन्नी रैप करते हैं, समझिए वो आयरन शीट है, तो उसकी भी तो कोई लंबाई और चौड़ाई होती है। ऐसी थोड़ी कि पन्नी भैया आड़ी टेढ़ी आ जाती है, आप ऐसे चिपका देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। उसकी एक फिक्स लंबाई होती है, फिक्स चौड़ाई होती है। ऐसे वो कह रहा है कि वो जो आयरन शीट जिससे ये टैंक बनाया गया वो 3 मीटर चौड़ी थी, यानी उसकी लंबाई हमें नहीं पता है, नहीं लंबाई निकालनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है? कह रहा टैंक जो बनाया गया वो ओपन था टॉप से, यानी कि एक ऐसा डब्बा था जो ऊपर से खुला हुआ था। अब एक बात बताइए, जो डब्बा ऊपर से खुला हुआ है उसका अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालें तो कितना होगा? बताओ, खुद सोचो कितना होगा भाई। पहले तो 4 दीवार का निकालो, वो कितना होता है बोलो? 2। जल्दी बताओ क्या होता है? एल प्लस बी इंटू एच। एल प्लस बी इंटू एच ही तो होता है 4 दीवार का। समझो ना, डब्बा है, एक सामने की दीवार, एक इधर की दीवार, एक इधर की, ऊपर से तो खुला हुआ है आसमान, लेकिन जमीन से तो बंद है। अब वो कितना होगा? एल इंटू बी। कितना होगा बेटा? एल इंटू बी। ये टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब यहाँ वैल्यू रखो 2। एल कितनी है भाई? 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50, गुणा में हाइट है 12, और एल इंटू बी, यानी कि 30 गुणा 20 करोगे 3 दूनी 6, यानी कि भैया हो गया 600। ये कितना हो गया भैया? 12 12 पंजे 60, यानी कि 600, 600 गुणा 2 1200, 1200 प्लस 600, यानी कि ये हो गया 1800। यानी भैया जो टोटल एरिया आ गया इस डब्बे का वो 1800 मीटर स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, जितना इसका डब्बे का एरिया है उतनी ही तो पन्नी, सॉरी पन्नी कह रहा हूँ, ये जो आयरन रोड क्या थी, आयरन शीट, ये भी तो उतनी लगी होगी। यानी आप क्या कहेंगे भैया, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ शीट के। किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ शीट। अब शीट कैसी है? रेक्टेंगल, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई शीट की दी 3, तो देखो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी फिर? 3 चिंग 18, यानी कि भैया शीट की जो लंबाई है वो 600 मीटर है। ये बात क्लियर होगी? बताओ, शीट की लंबाई मिल गई 600 मीटर। बोलो बताओ भाई, क्लियर है? बोलो। तो उसने कहा बताइए कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, जबकि उसने कॉस्ट दी है कितनी दी? 10 रुपए पर मीटर। तो बताओ कितना पैसा लगेगा, जल्दी बताओ, बताओ भाई।
कितनी शीट लग रही है ये बता दो, शीट की लंबाई कितनी लग रही है यार? 600 मीटर लग रही है, 600 मीटर लग रही है। 1 मीटर के 10 रुपए ले रहा है वो। 1 मीटर के कितने ले रहा है? 10, तो 600 मीटर के कितने ले लेगा? आप कहोगे भैया 10 गुणा 600 कर दो, खत्म कहानी। यानी मेरे भाई 6000 रुपए जो है टोटल इस पर खर्चा बैठेगा, खत्म कहानी। बोलिए, क्लियर है इतनी बात? तो भाई ये बैच ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है क्लास 9th का, 27 जनवरी इसकी शुरुआत हो गई है। अगर कोई भी बालक, किसी का भी रिश्तेदार का, मामा का, फूफा का, चाचा का, ताऊ का, जो भी एनरोल होना चाहता है उसके पास अभी समय है। एनरोल हो जाइए, बढ़िया से पढ़ाई-लिखाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे टीचर यहाँ बहुत एक्सपर्ट हैं। ठीक है? चलिए अब आगे आपकी नंबर आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट की। ओके? ओके गाइस। हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं लैंग्वेज, ठीक है? क्योंकि आपने मैथमेटिक्स को अच्छे से फिनिश कर लिया है, ठीक है? और इसके बाद बारी आएगी साइंस की। क्या तैयार हो यहाँ तक? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, समस्या तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। चलो फिर आगे चलें। ओके, तो हिंदी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 3 बजे आपका रोज गेस्ट पेपर होता है, आपको पता है, मतलब ये आपका रोज एआईएमटी होता है कहने का मतलब। तो वो उसको अच्छे से परफॉर्म करते रहिए, है ना? और आपके कोई छोटे भाई बहन हो जो तैयारी शुरुआत से करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा बैच लॉन्च हो चुका है 27 जनवरी से, जिसकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। ठीक, चलो हिंदी से स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन में सफलता के संदर्भ में किस्मत और मेहनत के बीच सदैव बहस रही है कि मेहनत पहले या किस्मत पहले। कुछ लोग कहते हैं कि इस हाथ से पहले उंगलियां आती है, इसका मतलब मेहनत पहले है फिर किस्मत बाद में है। ऐसे सब अलग अलग तरीके के तर्क देते हैं। उस पर एक ये पैसेज है छोटा सा, जिसको आपको एक बार पढ़ लेना है। मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद हम इसके आंसर्स करेंगे। ठीक है जी, फटाफट। पढ़ लिया भाई? हाँ ठीक है, पढ़ लिया। गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? किस्मत ही सब कुछ है। मेहनत किस्मत समान है, मेहनत किस्मत से अधिक निर्णायक है, सफलता आकस्मिक होती है। तो भैया मेहनत किस्मत से अधिक निर्णायक है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत साथ कभी देगी ही नहीं, है ना? अच्छा, गद्यांश के अनुसार किस्मत की भूमिका क्या है? सफलता दिलाना, अवसर देना, परिश्रम का स्थान लेना। किस्मत की भूमिका है कहीं ना कहीं अवसर, सफलता दिलाना। ठीक है, सही बात है। या फिर अवसर, हाँ वैसे किस्मत आपको अवसर ही देती है। जैसे अभी आपको अवसर मिला है कि आप फ्री हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है? शाम को रोज गैस पेपर कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो। इसके बाद आपकी किस्मत तब काम आएगी जब आप एग्जाम देके बाहर आ जाओगे कि हाँ जी, कट ऑफ कितनी गई, है ना? कट ऑफ कितनी गई, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, ये सारी बातों पर। चलो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गद्यांश से मेल नहीं खाता? मेहनत से आत्मविश्वास बढ़ता है, असफलता से सीख मिलती है, भाग्य पर निर्भर व्यक्ति आगे बढ़ता है। यही गलत है। भाग्य पर निर्भर व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, ये गलत बात है। जो अपने कर्म पर विश्वास करता है वो व्यक्ति हमेशा आगे रहता है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलो। परिस्थितियों का दास बन जाना, परिस्थितियों को बदल देना, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, ये परिस्थिति का दास हो जाना होता है ना? या फिर अधीन हो जाना, अधीन हो जाना, परिस्थितियों के अधीन हो जाना वो उसका दास बनने जैसा होता है। ठीक है, अच्छा और देखते हैं। गद्यांश में मेहनत से जुड़े किन गुणों का वर्णन है? धैर्य, अनुशासन, भय, संदेह, आलस्य, प्रतीक्षा, भाग्यवाद। मेहनत से जुड़ा जो है इसमें देखो भाग्यवाद नहीं है, ठीक है? आलस्य भी नहीं है, धैर्य और अनुशासन है। पेशेंस भी रखना पड़ता है यार, एग्जाम देने के बाद पेशेंस रखना पड़ता है ना? कि आपका एग्जाम हो गया है, ठीक है? अब आप बिल्कुल अधीर मत बनो कि आज ही पता चल जाए रिजल्ट क्या है ना? तो थोड़ा पेशेंस लाइफ में मुझे लगता है बड़ा जरूरी है ना? बात सही है ना? चलो और देखते हैं। यहाँ से आपकी शुरू होती है शुद्ध शब्द। गजर, पणकज, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा सही शब्द है। चलो प फ भ। अब देखो प को बोलोगे प, फ, ब, भ, म। सभी में आप देख रहे होगे कि मेरे लिप्स टच कर रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं लिप्स से आता है, ओष्ठ से आता है। लौह पुरुष में समास का प्रकार बताना है। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो लौह पुरुष किसी को बोलते थे शायद, इस वजह से कर्मधारय होना चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन लौह पुरुष, ठीक है, कर्मधारय सही है। आत्मनिर्भरता का विलोम स्वावलंबन, परावलंबन, आत्मविश्वास, साहस। तो आत्मनिर्भरता मतलब स्वावलंबन, अच्छा वो है विलोम, विलोम मतलब उल्टा। आत्मनिर्भर मतलब आप सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, कि आप जो भी कर सकते हो, है ना? आप बिल्कुल क्या नाम है, कैपेबल हो कुछ भी करने के लिए, तो सेल्फ वो होता है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर। तो परावलंबन हो गया कि दूसरों पर आप डिपेंड हो,
अभी आप जैसे अभी आप अपने मम्मी-पापा पे डिपेंडेंट हो। कल को आप जब अच्छे से पढ़ लिख लोगे, फिर आप जॉब करोगे तो आप धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट होने लगोगे। अपने कहीं न कहीं डिसीज़न्स के लिए, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके होगे। अभी हर चीज़ मम्मी-पापा से पूछते हो क्योंकि आपको वो समझ नहीं है। तो डिपेंडेंट हो गए आप, ठीक है? खत्म? सफलता स्थायी नहीं होती यदि प्रयास ना हो। सफलता स्थायी नहीं होती अगर प्रयास ना हो। किस प्रकार का वाक्य है? तो सफलता स्थायी नहीं होती यदि प्रयास ना हो। यदि जुड़ गया। जुड़ गया मतलब मिश्र है। सही है? जुड़ गया मतलब मिश्र है। क्लियर है भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अनुशासन का विलोम सॉरी शब्द क्या है? अनुशासन का मतलब क्या है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। अनुशासित होगा विशेषण, अनुशासन शायद संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, संज्ञा हो। अनुशासित कोई व्यक्ति है तो वो विशेषण होगा। जो कर्म को प्राथमिकता दे वो व्यक्ति होता है कर्मठ, कि मुझे कर्म करना है। जैसे क्योट आप हर जगह पढ़ते हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो क्योट, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। और ये पता है कहाँ पढ़ी थी मैंने बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने नया-नया कॉलेज जॉइन किया था क्लास 9th में, 8th के बाद स्कूल से निकल के जब मैं इंटर कॉलेज में गया था, तो जो रूम मेरा था, जो मेरे सेक्शन में वहाँ पर 9th ई का स्टूडेंट था। अच्छे से याद है मुझे। अ, तो 9th ई जहाँ पर लगता था, आई थिंक उसकी सामने वाली वॉल पे, मतलब ये मेरा मतलब ये मेरा रूम है, इसके सामने फ्रंट में जो वॉल है, ठीक है, कॉरिडोर जो जाता है, वहाँ लिखा होता था कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। तो कहीं न कहीं मैंने इस चीज़ को समझा कि हाँ, आप किसी का अच्छा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, अपना पूजा-पाठ, धार्मिक कर्म में आप मतलब इन्वॉल्व हो पा रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है कि भगवान ने जो आपको काम करने को दिया है, जिस चीज़ के लिए आपको भेजा, आप उसको परफ़ॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, ठीक है। स्टडी करना, अपने नंबर्स अच्छे नंबर लाना, लाइफ़ में कुछ अच्छा करना है, तो ये आपको दिया गया है। अगर आप उसको अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ी पूजा है। मम्मी-पापा की सबसे बड़ी पूजा है आप लोगों का ध्यान रखना, घर को अच्छे से चलाना, चीज़ें अच्छे से मैनेज करना, तो वो उनकी पूजा है। तो सबको अपना-अपना काम मिला हुआ है, अगर वो काम अपना ईमानदारी से पर्सन कर रहा है, तो उससे बड़ी पूजा कोई है नहीं। शुद्ध वाक्य, मुझे कल जल्दी स्कूल जाना है। जानो है गलत और जल्दी भी गलत लिखा है। मोको कल स्कूल जल्दी जाना है गलत, मेरे को कल जल्दी जाना है, मुझे कल जल्दी जाना है, मुझे कल जल्दी जाना है। डी। निम्न में से किस युग्म के सभी शब्द देशज हैं? भाग्य विधाता, सफलता काली मिर्च, अचकन मुंडेर, कोशिश कसक। देशज यानी देशी भाषा के शब्द, है ना? देशी भाषा के शब्द। अचकन और मुंडेर, ये दोनों शब्द देशज हैं। तमस एक सुंदर पुस्तक है। वाक्य में तमस कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक हो गया जब पुस्तक का नाम है तो मेरे हिसाब से। भाई यहाँ पर क्या किया है? पुस्तक कौन सी? ये वाली। अब ये सुंदर क्या है? सुंदर हो जाता है सीधे-सीधे विशेषण। अब ये तमस क्या है? बुक का नाम, तो फिर व्यक्तिवाचक है। जब विशिष्ट नाम किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की बात होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। खत्म। ठीक है? मॉडल पेपर भैया आप परचेज़ कर सकते हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? और ये वाला सबसे ज़रूरी काम है जो आपको लगातार पेपर करना है, ठीक? और ये गेस्ट पेपर जो आप हमारे साथ कर रहे हो, ये हमारे टेलीग्राम मतलब हमारे एप्लीकेशन पर, वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन पर आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस क्यूआर को भी स्कैन करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, वरना प्ले स्टोर पे भी वेदा अकेडमी लिखकर आपको मिल जाएगा ये एप्लीकेशन, जहां पर इसको आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिस भी बच्चे को, आपके भाई बहनों को पढ़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलो 16 से स्टार्ट होती है लैंग्वेज। द ह्यूमन ब्रेन वेइंग अप्रोक्सीमेटली 1.4 kg। ओके, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात हुई है, न्यूरॉन्स के बारे में बात हुई है। एक बार आप पढ़ लो, फिर मैं आंसर करूंगा, है ना? एक बार आप पढ़ लो, मैं साइड हो जाता हूँ। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात है, बेसिक साइंस से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीजें हैं, है ना? तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक बार पढ़ लो, फिर करेंगे आंसर, फिर करेंगे आंसर। चलो जी, करें फिर। ओके, हाउ मेनी न्यूरॉन्स डज द ह्यूमन ब्रेन, तो लिखा है इन आवर बॉडी कंटेन रफली 86 बिलियन न्यूरॉन्स। चलो सी हो गया। 17 का बताओ, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडीज टोटल एनर्जी डज द ब्रेन कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकता है? ठीक है, ये लाइन लिखी थी यहीं कहीं पर। रेगुलर मेंटल एक्सरसाइज एडिकेट स्लीप,
and proper nutrition significantly enhance brain function. Remarkably, the brain consumes about 20% of the body's total energy. कितनी energy? 20% body की energy use करता है. What does the brain plasticity mean? Plasticity का मतलब क्या होता है? ठीक है. So, okay. जो न्यूरोसाइंटिस्ट होते हैं have discovered that the brain remains plastic throughout life, meaning it can form new new neural connections and adapt it to new experiences. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं? The brain can form new neural connections. B कर देंगे टिक. सही है, समझ में आया? बढ़िया था, बहुत अच्छा. चलो, बात होती है अब हमारी इसको सॉल्व करने की. इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है क्या? कुछ तो करना है सर. इसमें हमें करना है ये कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है. इसको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच. द डॉक्टर said to the patient, you must take complete bed rest for 2 weeks and avoid consuming spicy food. अब पेशेंट को क्या किया है? सीधे सीधे एडवाइस दी गई है. क्या किया है? एडवाइस. और एडवाइस कहाँ दी जाती है सर? एडवाइस तो इंपरेटिव सेंटेंस में दी जाती है. तो ये बिल्कुल मत करना कि मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट कर दो. ये काम बिल्कुल भी मत कर देना गलती से, क्योंकि यहां पर ये आज का अद्भुत क्वेश्चन है. अद्भुत. ये आज का अद्भुत क्वेश्चन है, क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि ये इंपरेटिव बनेगा, सॉरी असर्टिव है, लेकिन ये एक्चुअली में इंपरेटिव है. ठीक है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा एडवाइस करता है. ठीक है, ओके. तो एडवाइस टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट है ना, फॉर 2 weeks एंड अवॉइड कंज्यूमिंग स्पाइसी फूड. यही वाला सही हो जाएगा. ये वाला सही हो जाएगा. कोई ये वाला ना करे. एडवाइस पेशेंट दैट ही हैड टू टेक वाला गलत हो जाएगा. समझ गए? तो ये आज का अद्भुत क्वेश्चन था. ए आंसर सही होगा. अब आ जाते हैं हम पैसिव पर. क्या कर पर आते हैं? पैसिव पर आते हैं. पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन. चलो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डेवलप ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स फॉर स्मॉल फार्मर्स. अब देखो यहां पर सेंटेंस ढूंढो. ये लिखा है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डेवलप. ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ठीक है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. मान ली मैंने आपकी बात. अब मान तो ली. चलो आगे देखते हैं. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जो हमारे पास पैसिव में यूज होगी वो ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इज एम आर. ठीक है, सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब ही ढूंढेंगे. चलो ढूंढते हैं. कहां पर इज एम आर में से कोई एक चीज है. हैव बीन बीइंग, तो ये वाला तो मेरा आंसर है ही नहीं. द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डेवलप क्रॉप फॉर सिंस, नहीं ये भी गलत. सी वाला ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक, क्योंकि यहीं से उठाया जाएगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा. आर डेवलप्ड टेक्निक्स है ना बहुत सारी. तो आर डेवलप्ड फॉर स्मॉल स्केल फार्मर बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट. ठीक है, तो सी सही है. सी बिल्कुल सही है. चलो जी, अब बात होती है डिग्रीज की. ठीक है, डिग्रीज की. इधर डिग्रीज की और इधर प्रेपोजिशन की. यहाँ प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है. सही है, देखें क्या है. ठीक है, ओके. अमंग ऑल परफॉर्मर्स रवि सिंग्स. अब देखो सारे परफॉर्मर्स में से रवि की बात हुई है, इसका मतलब कौन सी बात आएगी? सुपरलेटिव आएगी सर. फिर आगे लिखा है एंड प्लेस द तबला इन आर म्यूजिक एकेडमी. अब म्यूजिक एकेडमी में भी दो से ज्यादा लोगों से, पूरी म्यूजिक एकेडमी से कंपेयर कर रहे हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं दो लोगों से ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं. इसका मतलब सर ये ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा अद्भुत सेंटेंस है जिसमें दोनों की दोनों सुपरलेटिव डिग्री आनी है. तो यही वाला आंसर हो जाएगा, मोस्ट मेलोडियसली और मोस्ट एक्सपर्टली. ठीक है, ये सही हो जाएगा. द कमिटी डिसाइड ऑन द प्रपोजल yesterday. Yesterday's meeting after throughout discussion. Proposal of, नहीं सॉरी, प्रपोजल. yesterday मीटिंग, कल की मीटिंग के दौरान, तो ड्यूरिंग यूज करेंगे. एक टाइम लाइन, मतलब एक टाइम पीरियड. ड्यूरिंग, कल की मीटिंग के दौरान ही डिस्कस हुआ था ना, तो सही है. तो फिर यही सही है, खत्म. द रिसर्च स्कॉलर्स डैश कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा फ्रॉम रिमोट विलेज. क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्वेश्चन है. हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है. ठीक है,
वो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं रिमोट विलेजेस से व्हेन द पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड। जब क्या कर हो गए थे, जब पेंडेमिक के इंस्ट्रक्शंस सॉरी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, तब वो ऐसा कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर बात हुई है वर इम्पोज्ड, यानी पास्ट की बात हुई है सर। और अगर पास्ट की बात यहाँ हुई है तो हम यहाँ भी पास्ट की बात करेंगे, वर लगा देंगे क्योंकि प्लूरल है। द रिसर्च स्कॉलर्स वर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा हो जाएगा। सही है, चलो और देखते हैं। ओके, क्लॉज टेस्ट की बारी आ गई है, 4 वर्ड्स है। साइबर सिक्योरिटी हैज बिकेम डैश इन टुडेज डिजिटल एज एज साइबर थ्रेट कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग। तो अब साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा क्या हो गई आज के टाइम में, इंपॉर्टेंट हो गई है ना। तो इररिलेवेंट गलत, क्रूशियल, क्रूशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये सही है। ऑप्शनल भी नहीं है कि ऐसा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल का मतलब मन हो तो देख लो, नहीं। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि हर चीज आजकल ऑनलाइन है। हैकर्स एम्प्लॉय सोफिस्टिकेटेड टेक्निक टू डैश सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। हैकर्स क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को सेव रखेंगे या उसका मिसयूज करेंगे। सर मिसयूज करेंगे, तो वैसा कुछ वर्ड ढूंढो। प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योर करेंगे, स्टील, स्टील माने होता है चुराना, तो ये वाला वर्ड यहाँ पर आएगा। सही, आगे देखो। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डैश रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर इंक्लूडिंग फायरवॉल इंक्रिप्शन। यानी जब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, है ना। तो रिमूव इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कुछ ऐसी रोबस्ट सिक्योरिटी, ऐसी ऐसी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ताकि ऐसे थ्रेट्स ना हो पाए। इंडिविजुअल शुड ऑल्सो प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग हैबिट रेगुलरली। सेफ ब्राउजिंग हैबिट होनी चाहिए कि आप सही चीज सर्च करो, सही से सर्च करो, और रेगुलरली आपके जो पासवर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, चेंज करो, यानी कि अपडेट करते रहो, ताकि एक सिंगल पासवर्ड नहीं रहना चाहिए वेबसाइट पर, तो थोड़ा सा दिक्कत होने से बच जाती है। पॉलिटिशियंस हम्बल डेमिन्योर ड्यूरिंग द कैंपेन। ओके, हम्बल वर्ड का मुझे अपोजिट बताना है। एरोगेंट होता है यार, इसमें क्या ही है, इसमें क्या ही बताऊं। हम्बल का मतलब बहुत ज्यादा उदार, एरोगेंट का मतलब थोड़ा अकड़ू काइंड ऑफ, है ना, रूड। चलो, मैनेजर्स प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है बच्चों, प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है प्रैक्टिकल। एक होता है थियोरिटिकली, ठीक है, कि मैंने आपको कुछ सिखा दिया, लेकिन दूसरी बात होगी मैंने उसको आपको प्रैक्टिकली बताया कि ऐसी चीज कहाँ होती है। आप ऐसा जैसे जैसे हमारी जो साइंस है ना, वो कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक है, ठीक है। जो भी आपको साइंस वाले सर या मैम पढ़ाती हैं उसका एक एग्जाम्पल उनके पास जरूर होता है कि भाई बच्चों ऐसी चीज आपने जरूर देखी होगी। सो दैट इज काइंड ऑफ दिस। सो प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, ये सब चीजें गलत है। लास्ट क्वेश्चन, और ये खत्म। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मैप्स बनाता है, जो मैप्स बनाता है ना, मानचित्र जो बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफर बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, टोपोग्राफर बोलते हैं, या नेविगेटर बोलते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सर होगा कार्टोग्राफर। देखो, जियोग्राफर होता है अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो उसकी स्टडी करता है, किसकी? अर्थ स्ट्रक्चर, जो स्टडी करता है। टोपोग्राफर क्या होता है? अर्थ की एक लेयर होती है टोपो, तो उसको हम मतलब जो उसकी अपर लेयर होती है उसे टोपोग्राफी, उसको कहते हैं उसके टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी की जो स्टडी करता है, ठीक है, वो टॉप लेयर जो रहती है उसकी, उसको बोलता है टोपोग्राफर। नेविगेटर जो होता है वो डायरेक्शंस के लिए होता है, जो डायरेक्शंस के बारे में बताता है वो नेविगेटर होता है। याद रहेगा। तो यहाँ पर फिनिश होता है आपका लैंग्वेज का पूरा सेशन, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों फिनिश। तो बारी है साइंस की, तो बुलाएंगे गौरी मैम को जो आपको पढ़ाएंगी साइंस। ठीक है, चलो। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो मैथमेटिक्स कर लिया, इंग्लिश कर लिया, हिंदी कर लिया, यानी कि सब कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है? अब बचा है बच्चों आपका जर्नल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान। तो अब वो हमें करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपनी कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, बिकॉज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, संडे स्पेशल जर्नल साइंस का सेगमेंट को, जो कि स्टार्ट होता है बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 66 से, और वो कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा, यानी कि हमको 35 क्वेश्चन जो है वो अपने कंप्लीट करने हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? ओके, रेडी?
सब कुछ बढ़िया है, मैम दिखाई दे रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। फटाफट से अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम को, साथ ही साथ में क्या करना है, लाइक करना है क्लास को, ठीक है। तो चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होना चाहिए। अ फार्मर वांट्स टू लूजन द सॉइल एंड टर्न इट ओवर बिफोर सोइंग सीड्स। इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन अ स्पेड with a blade of area 0.005 meter square, what pressure does he exert on the soil? यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि किसान बीज को बोने से पहले मिट्टी को ढीला करना और पलटना चाहता है। यदि 0.005 मीटर स्क्वायर ब्लेड क्षेत्र वाले फावड़े पर 150 न्यूटन का बल लगाता है तो मिट्टी पर कितना दबाव पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, लेकिन कैलकुलेट करना है, अल्टीमेटली प्रेशर ही कैलकुलेट करना है यार। तो चलो कर लेते हैं, फिर कितनी देर लगेगी इसमें। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमको क्या दे रखा है, 150 न्यूटन का दे रखा है, डिवाइडेड बाय एरिया हमको दे रखा है 0.005 मीटर स्क्वायर का। तो पॉइंट हटाएंगे, राइट। 3 है नीचे तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ठीक है। 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 30,000 पास्कल आंसर हो गया। अब जहां पर भी 30,000 लिखा हो एबीसीडी में से उसको कर दो। तो मुझे क्यों दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 यहाँ है और 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, तो बी जो है वो अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 30,000 पास्कल बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट करके हर एक बच्चे को अपने आंसर को शेयर करना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए 67 की बात करते हैं। Which of the following statement about electroplating is true? विद्युत लेपन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, तो एक बात को याद रख लो बच्चों कि हमें स्टेटमेंट में सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, तभी हमें अपना आंसर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, ठीक है। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि स्टेटमेंट वाले में कि दोनों सही हैं, लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हें एक ना लग रहा हो वो सबसे ज्यादा सही हो, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रख के फिर आंसर करना, ठीक है। चलो बताओ ए बी सी डी में से क्या होगा। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड एट द कैथोड, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल इज द एनोड, प्योर वाटर इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, मेटल आयंस फ्रॉम द एनोड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, बताइए। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि शुद्ध जल को उपयोग करा है इन्होंने विद्युत अपघट्य के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बना दिया प्योर वाटर को। एक बात बताइए, जो हमारा प्योर वाटर है क्या उसमें आयंस होते हैं? हाँ, आयंस होते हैं प्योर वाटर में? नहीं होते, ठीक है। तो अगर मान लो किसी के पास आयन नहीं है तो ये कंडक्ट क्या करेगा, चालन करेगा किसी चीज का? नहीं करेगा। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो हमारा जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि शुद्ध जल का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। ये जो है वो स्टेटमेंट ही हमारा गलत है। क्लियर है? 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 की बात करते हैं। अ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 256 वाइब्रेशंस इन 2 सेकंड्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पिच इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। देखो सिंपल क्वेश्चन है कि एक स्वरित्र में 2 सेकंड में 256 बार कंपन हो रही है, तो इसकी आवृत्ति फाइंड आउट करनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद है कि यदि आवृत्ति दुगनी हो जाए तो तारत्व पर क्या फर्क पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है पीएफ, ठीक है। यानी कि जो हमारा पिच है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो पिच इंक्रीज हो गई, सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, फाइंड आउट करना है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारी जितनी भी हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो ये है हमारा 256 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 16, 2 8 जा 16, यानी कि 128 हर्ट्ज। 128 हर्ट्ज तो आंसर है, ठीक है, सबसे पहली चीज। और पिच जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो 2f हो चुका है, तो हमारी पिच क्या हो जाएगी बच्चे, क्योंकि डिपेंड करती है तो ये भी इंक्रीज करेगी अल्टीमेटली, है ना। तारत्व जो है वो बढ़ेगा आवृत्ति की वजह से। तो सिंपल सा आंसर क्या होना चाहिए, 68 का आंसर होना चाहिए बच्चे 128 हर्ट्ज और पिच इंक्रीज, यानी कि डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? चलिए 69, Which microorganism is responsible for the formation of curd from milk? पहला है ना कि भैया जिम्मेदार कौन है दूध से दही बनाने के निर्माण के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप पूछा गया है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मैंने आपको टाइप्स कितने पढ़ाए हैं, 5 पढ़ाए हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा, बैक्टीरिया। दूसरा कौन सा है हमारा, फंजाई। तीसरा कौन सा है हमारा, एल्गी, ठीक है। फोर्थ कौन सा है हमारा, बताओ फटाफट से, प्रोटोजोआ, ठीक है। और जो पांचवा है
एक तरीके से वो कौन है हमारा वायरस यानी कि विषाणु, वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, लेकिन है इसी में ही आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो वायरस वायरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाता है क्योंकि ये होस्ट सेल के अंदर ही जाकर लिविंग है, बाहर जो है वो नॉन लिविंग की तरह रहता है। तो यहाँ पर सिंपल सी भैया एक चीज पूछी गई है, आप देख लेते हैं उसको, ठीक है। यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ क्या आपसे चीज पूछी गई है। सिंपल सा पूछा गया है कि भैया हमारे पास क्या है, हमारे पास है मिल्क, ठीक है, और मिल्क से क्या बन रहा है, कर्ड बन रहा है। तो आपको पता है भैया ये चीज तो है घर में भी होती है, दूध से मम्मी दही जमाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस कौन सा रहता है, हमारे पास लैक्टोज शुगर होती है जो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। अब भैया ये कोई चीज कर रहा होगा ना कोई इंसान, अपने आप तो चीनी जो है वो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। कोई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस पे काम कर रहा है, कौन करता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, बैक्टीरिया काम करता है। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूसरी चीज है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है क्योंकि हमारे गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और इसको प्लांट्स को ऑब्टेन करना होता है तो वो नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन करता है, वो भी राइजोबियम करता है जो कि एक बैक्टीरिया है। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी बैक्टीरिया। जीवाणु जो है वो ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 70, during which state of reproduction does the zygote undergoes repeated cell division to form a ball of cells called morula? क्वेश्चन बहुत आसान सा है अगर समझने की कोशिश कर गए हो तो। प्रजनन की किस अवस्था के दौरान युग्मनज जो है वो बार बार कोशिका विभाजन से गुजरता है और कोशिकाओं की एक गेंद बनाता है जिसको हम मोरूला कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा है किसका, एम्ब्रियो का पढ़ा है ना, कि भ्रूण जो है वो किस तरीके से विकसित होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास गैमीट्स होते हैं यानी कि स्पर्म एंड एग होता है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा स्पर्म और ये है हमारा एग, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक डबल सेल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं यानी कि युग्मनज बोलते हैं। जाइगोट बना क्या है, इसके पास दो सेल्स हैं, कौन सा, एक मेल का और एक फीमेल का। उसके बाद क्या बनता है बच्चे, एक बॉल ऑफ सेल्स बनती है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं क्योंकि जो हमारा जाइगोट है वो क्या कर चुका है, वो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कर चुका है। कोशिका विभाजन के बाद बनाता है वो मल्टीपल सेल्स वाली एक गेंद बड़ी सी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है मेरे लाल, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या मतलब है, भ्रूण बन रहा है, भ्रूण के बाद बनेगा फीटस यानी कि गर्भस्थ शिशु। तो ये सब चीजें जो है वो इस स्टेज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन से टॉपिक के अंदर आ रहा है, तो ये आ रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है यहाँ पर। तो ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कौन सी अवस्था होती है वो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 71, two forces of 50 Newton and 30 Newton act on a body in opposite direction. What is the net force in which direction the force will act? बहुत आसान, देखो एक है 50 न्यूटन का फोर्स, एक है हमारा कितना 30 न्यूटन का फोर्स। दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो अपोजिट दिशाएं है ना, तो नेट माइनस हो जाएगा। क्या हो गया नेट फोर्स, 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, ठीक है 20 न्यूटन। लेकिन ये 20 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा ये पूछा गया है भैया, यहाँ पर किस डायरेक्शन में करेगा। अगर इस तरफ कोई 50 न्यूटन वाला कोई इंसान है कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर 30 न्यूटन है, तो किधर जाएगा, 50 न्यूटन की तरफ जाएगा क्योंकि ज्यादा वेट है, ज्यादा फोर्स है उधर, है ना। तो 20 डायरेक्शन द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन यानी कि सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 20 न्यूटन तो है नेट फोर्स और वो लगेगा 50 न्यूटन बल की दिशा में क्योंकि उधर ज्यादा फोर्स है कंपैरेटिवली दूसरी साइड से। चलिए 72, a person suffering from myopia यानी कि नियर साइटेडनेस can see clearly up to 2 meters. Which type of lens and what precaution should they take for the eye care? निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित इस व्यक्ति 2 मीटर तक का स्पर्श देख सकता है लेकिन उस प्रकार की लेंस से उपयोग करना चाहिए और आंखों की देखभाल के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत आसान है भैया। 72 का आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मायोपिया की। मायोपिया का क्या मतलब है, पास का देख पाऊंगा दूर का नहीं देख पाऊंगा, सिंपल है ना। यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे कॉनकेव लेंस को। तो एक याद रखोगे अगर तो दूसरा अपने आप याद रहेगा कि हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है।
ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होगा और प्रॉपर आई डिस्टेंस व्हाइल रीडिंग जो है वो हमें मेंटेन करके चलनी चाहिए। तो यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो गया कि अक्कल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ते समय उचित दूरी बनाए रखेंगे। सिंपल चीजें। चलिए 73 ड्यूरिंग कंबशन ऑफ एलपीजी which zone of a flame has the highest temperature and why coal consider a better fuel than wood। एलपीजी के दहन के दौरान ज्वाला का किस क्षेत्र का तापमान जो है वो सबसे अधिक होता है? कौन से क्षेत्र का तापमान सबसे अधिक होगा जब हम एलपीजी का बर्न कर रहे हैं? और लकड़ी की तुलना में कोयले को बेहतर ईंधन क्यों माना जाता है, ये भी पूछा गया है। यानी कि मान लो कि मैंने यहाँ पर एलपीजी को बर्न किया है, ठीक है, एलपीजी का कंबशन किया है, तो यहाँ पर पूछा गया है जोन जो कि हमारा हॉटेस्ट हो। दूसरी चीज क्या पूछी गई है? दूसरी चीज बच्चे पूछी गई है कि कोल जो है वो बेटर क्यों है, किससे? लकड़ी से। लकड़ी की तुलना में कोयला बेहतर क्यों है, बताओ फटाफट से। देखो सबसे सिंपल सी चीज है कि एलपीजी को अगर मैं बर्न करूं या मैं किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करूंगी, जो हॉटेस्ट होगा ना हमारा जोन, वो आउटर मोस्ट होगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जोन हो जाएगा। और कोल जो होता है हमारा, अगर मैं कोल और वुड का कंपैरिजन करती हूँ बच्चे, तो सिंपल सी बात है कि कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है यानी कि ऊष्मीय मान है, वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू किसके? वुड के। अगर मैं 1 किलो कोयले को जलाऊंगी तो मुझे ज्यादा ऊष्मा मिलेगी एज कंपैरिजन टू जब मैं लकड़ी को जलाऊंगी। एक कोयला लकड़ी और एक कोयला वो 1 किलो लकड़ी और 1 किलो कोयले का कंपैरिजन अगर हम हीट के फॉर्म में करते हैं तो ज्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? कोल करेगा। तो आउटर मोस्ट जोन और कोल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 74 मैच द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद देयर पर्पस। ये तो देखो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या करता है? रिप्लेनिश करता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, तो ये हो गया 2। विनोइंग क्या करता है? सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ, ये हो गया 3। लेवलिंग क्या करता है? स्मूथनिंग द सॉइल सरफेस, ये हो गया 4। ग्रैनरीज करती है स्टोरिंग ऑफ ग्रेन, तो ये हो गया 1। 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी कि डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट करके आपको बताना है कि मैम ने सही करा है या नहीं करा है, बताओ। क्रॉप रोटेशन हमें पता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करेगा, यानी कि क्या करेगा? मिट्टी के पोषक तत्वों को पुनः पूरित करेगा। ओसाई क्या करेगा? अनाज को भूसे से अलग करेगा। समतलन क्या करेगा? मिट्टी की सतह को चिकना बनाएगा। और अन्न भंडार क्या करेगा? अनाज का भंडारण करेगा। ठीक है, अनाज के भंडारण के लिए आपके पास साइलोज होते हैं, आपके पास ग्रैनरीज होती हैं। ये हम सब किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने ग्रेन्स का। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम गनी बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे स्मॉल स्केल पे, जब घर पे भी कहते हैं देखो कट्टों में जो है वो अनाज भर के रखा जाता है। ठीक है 75 फिर से मैच द फॉलोइंग है। रेगुलर डिफ्यूज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या करता है? अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस, तो यानी कि 2 हो गया। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा अकर्स फ्रॉम रफ सरफेसेस, यानी कि हो गया 3। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हो गया 4। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि हो गया 1। 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी कि सी जो है वो अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। 75 का सी क्या हो जाएगा बच्चों? 75 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही तो लिखा है मैंने। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 4 है ना? क्या हो जाएगा? 75 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 76 अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ईयर इन द सीक्वेंस थ्रू व्हिच द साउंड वेव पास। कान के निम्नलिखित भागों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें ध्वनि की तरंगें जो है वो सुनाई देती हैं। आप सब ने ईयर वाला वीडियो देखा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो अभी भी वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को पढ़ सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बना देती हूँ। तो ये क्या है? ये है हमारा आउटर ईयर, जिसको हम बोलते हैं बच्चे पिन्ना। पिन्ना से एक कैनल जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर कैनल। फिर आ जाता है हमारा ईयर ड्रम। फिर है अंदर की साइड स्पाइरल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉकलिया। ठीक है बच्चे, ये जो है वो चलता है। तो भैया देख लेते हैं ऑडिटरी नर्व, इसके भी बाद आती होगी। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा, क्या होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए हमारा ईयर कैनल। ठीक है, तो यानी कि 3 हो गया सबसे पहले। ईयर कैनल के बाद आना चाहिए हमारा ईयर ड्रम, यानी कि सेकंड। सेकंड के बाद आना चाहिए 1 कॉकलिया। फिर उसके बाद आना चाहिए हमारा, नहीं कॉकलिया, हाँ कॉकलिया के बाद आना चाहिए 4। ठीक है, ठीक है, तो 3 सेकंड 1 4, 3 सेकंड 1 4 यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ये सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आ गया? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा हमारा ए।
77 which statement about adolescents are incorrect? किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही नहीं, गलत पूछा गया है, ठीक है। तो adolescents begin at the same for age for all individual, सबके लिए एक समान होता है, नहीं। एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज ड्यू टू ग्रोथ, बिल्कुल सही। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बिल्कुल सही। एड्रेनालिन सेक्स हार्मोन है, गलत। तो इनकरेक्ट पूछा गया, यानी कि 1 एंड 4 जो है वो इनकरेक्ट है, तो डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केवल 1 और 4 जो है वो गलत हैं, तो क्या हो जाएगा 77 का आंसर? 77 का आंसर हो जाएगा हमारा डी बच्चे। क्लियरली समझ में आ गया? चलिए 78 आइडेंटिफाइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बारे में आपको क्या बताना है? आइडेंटिफाई करना है गलत स्टेटमेंट को। इनकरेक्ट कौन सा है? पेट्रोलियम रीन्यूएबल रिसोर्स है, नवीनकरणीय है, यही सबसे पहला गलत है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट करता है पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस, बिल्कुल सही। पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेयर, नहीं। सबसे ऊपर क्या मिलेगी? गैस मिलेगी, ये कहीं बीच में मिलता है पेट्रोल। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज सीएनजी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा गलत कौन कौन से हैं? 1 एंड 3, यानी कि बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं हमारे? 78 का क्या हो जाएगा बच्चे? फटाफट से बताइए, 78 का हो जाएगा बी। 79 विच स्टेटमेंट अबाउट द आई इज करेक्ट, आंख के बारे में कौन सा कथन सही है? आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, रेटिना कंटेन द सेल्स, बिल्कुल सही। कौन सा सेंसिटिव टू डिम लाइट, क्या ये सही है? नहीं। सिलेरी मसल्स चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये बात बिल्कुल सही है। तो फटाफट से बता दो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आइरिस जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है, तो हमारे जो सही है वो कौन कौन से हो गए? 1, 3 एंड 4, है ना। 1 वो 1 सेकंड एंड 4, 3 तो गलत है, क्योंकि ये जो होता है ये किसके लिए होता है? ब्राइट लाइट के लिए होता है बच्चे, ठीक है। तो हमारा हो गया 1 सेकंड एंड 4 जो है वो सही है, करेक्ट पूछा गया, तो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ओके। तो बच्चों जैसे आप लोगों ने अपनी जेएनवी प्रिपरेशन को स्टार्ट करा था, सेम उसी तरीके से हम लोग फिर से ले आए हैं आरंभ बैच। तो फटाफट से इसका शुभारंभ भी हो चुका है 27 जनवरी को, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए जिसको भी जरूरत है। और आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी बताइए कि भैया मैंने प्रिपरेशन करी है वेदा से और वेदा ने मेरी कैसे मदद करी है। तो आप लोग भी आरंभ बैच की शुरुआत करिए, साथ ही साथ में अपने जेएनवी 2027 के लक्ष्य को बनाए रखिए। चलिए जेएनवी के साथ भी हैं और बाद भी हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से कि भैया देखो 8th से जाने वाले हो, अब 9th क्लास में एक बड़ा लेवल जाने वाले हो, तो तुरंत से क्लास 9 10th यानी कि वेदा क्लास 9 10th को फॉलो कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको 9 10th में रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करना है आपको। ओके लाइव गेस्ट पेपर को खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसने अभी तक वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तुरंत करो और अभी गेस्ट पेपर को सॉल्व करो। ओके 80 की बात करते हैं। ग्रुप दी फॉलोइंग बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप से आपको ग्रुप करना है, प्रजनन के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को समूह करना है, ठीक है। तो पहला क्या है? एसेक्सुअल, 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 यानी कि एसेक्सुअल है ये तीनों दो, ठीक है। ये है सेक्सुअल 1 सेकंड एंड 3 एसेक्सुअल, 4th इज सेक्सुअल, यानी कि सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रा में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन, स्पाइरोगायरा में विखंडन, तीनों ही लैंगिंग नहीं है, अलैंगिक प्रजनन है, तो ये हो गया अलैंगिक। और 4th जो है हमारा ह्यूमंस वाला वो लैंगिक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। 1 सेकंड एंड 3 में सिर्फ 1 पेरेंट है, ठीक है। और जो हमारा 4th है उसमें क्या है? 2 पेरेंट्स। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए 81 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक। Earthquake are caused by the disturbance deep inside the earth crust. The weak zones are earthquake are likely to occur in the seismic zones. कौन सा ट्रू होना चाहिए 81 में? बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा 81 का आंसर क्या होगा। भूकंप पृथ्वी की परपट्टी के गहराई के विमोक्ष में आते हैं, बिल्कुल सही। कमजोर क्षेत्र को क्या बोलेंगे? भूकंपीय क्षेत्र कहलाएंगे, बिल्कुल सही। यानी कि दोनों कथन जो है वो बिल्कुल ही सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एनालाइज द स्टेटमेंट अबाउट साउंड, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल सही। साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बिल्कुल सही। तो इसका मीडियम कौन कौन हो सकता है वो मैंने आपको बताया था बच्चे क्लास में, 3 मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? तो इसमें कौन से हो जाएंगे? दोनों कथन जो है वो सत्य हैं, तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्लियर है? 82 का आंसर कमेंट में बताइए। सी 83
आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट आर ट्रू। ब्राइले सिस्टम यूज पैटर्न ऑफ रेज डॉट फॉर द विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, बिल्कुल सही। कैलेडोस्कोप यूज करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन को टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स, बिल्कुल सही। व्हाइट लाइट कंपोज ऑफ 7 कलर्स, बिल्कुल सही। द ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंसेस क्लियरली साइमल्टेनियसली, क्या बोल रहा जा रहा है, मानव आंख सभी दूरियों की वस्तुओं को एक साथ स्पष्ट रूप से देख सकती है। आंखें, थोड़ा छत पे जाओ अपनी, ठीक है, टेरेस पे जाओ, टेरेस पे जाके देखो कितना दूर तक दिखाई दे रहा है, क्या पूरा देख सकते हो? नहीं। तो एकदम हम बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं देख सकते, हम कुछ दूरी तक बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन उस दूरी के बाद हमें कुछ चीजें ब्लर दिखाई देंगी, तो ये जो है वो गलत हो गया। ट्रू पूछा गया है, यानी कि 1 सेकंड एंड 3 जो है वो बिल्कुल सही है। 1 सेकंड एंड 3 यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 सेकंड एंड 3 आर सत्य। 84, which of the following are false? Friction is always undesirable, सबसे पहला यही false हो गया। Static friction is less than kinetic friction, ball bearing reduce friction, बिल्कुल सही। Friction depend on the nature of the surface of the contact, बिल्कुल सही। तो बताइए 84 का आंसर क्या होना चाहिए, बताओ फटाफट से, कौन कौन से false हैं? 1 एंड सेकंड आर false, है ना, ये भी क्योंकि false है, तो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 1 और सेकंड जो है वो असत्य हैं। यहाँ पर लिखा गया है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है, स्टैटिक घर्षण लेस देन है काइनेटिक फ्रिक्शन के, जबकि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए 85, डिटरमाइन ट्रू स्टेटमेंट अबाउट चार्जेस, आवेशों के बारे में सत्य कथनों का निर्धारण करना है। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश मान लो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, निगेटिव जो हमारे ये भी करेगा। तो जो समान आवेश है एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। सत्य बताने हैं। विद्युतदर्शी विद्युत आवेश का पता लगाता है, बिल्कुल सही। बादलों में आवेशों का संचय के कारण बिजली बनती है, बिल्कुल सही। चालित चालक बिजली को रोकता है, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? जो हमारा लाइटनिंग कंडक्टर है वो लाइटनिंग को नहीं रोकता है, वो एक्सेसिव चार्ज को ग्राउंड तक ले जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सत्य कथन कौन कौन से हो गए, सेकंड एंड 3, सेकंड एंड 3 सत्य हैं, यानी कि डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से, 85 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 की बात कर लेते हैं। A student set up a circuit with a battery copper sulfate solution, 2 electrodes. After passing 30 minutes of current, a reddish brown coating appears on the negative electrode. सिंपल सी क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये है एक हमारा सोल्यूशन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। 30 मिनट जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हुआ है तो रेडिश ब्राउन का जो कोटिंग है वो दिखाई दिया है। दिस डेमोन्स्ट्रेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉपर सबसे पहला है कि ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही। कॉपर आयन मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर हमारा पॉजिटिव है तो कहां पर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर जाएगा, ठीक है। कॉपर के आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं और जमा हो गए। इस प्रक्रिया का उपयोग कॉपर को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही, है ना, कि दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू प्योरीफाई कॉपर, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, 1 2 3, यानी कि डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है कि तीनों कथन जो है वो कैसे हैं, सत्य हैं, ठीक है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87, a student places a vibrating tuning fork in the water. Vibrating tuning fork बताती हूँ, इस तरीके से अगर वाइब्रेट करेंगे तो उसका वाइब्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है, फिर उसने पानी में डाल दिया उसको, वाटर स्प्लैशेस आर ऑब्जर्व्ड, ऑब्वियस बात है किसी वाइब्रेटिंग चीज को डालोगे तो पानी बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। फिर क्या हुआ, द स्प्लैशेस प्रूव्स दैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ट्रू, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर साउंड टू रीच द एयर ट्यूनिंग फॉर्क, बिल्कुल सही। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ओनली, ये गलत है, लिक्विड एंड गैस से भी तो ट्रैवल कर सकता है। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 एंड सेकंड, यानी कि ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, केवल 1 एंड सेकंड जो है वो ट्रू है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्या होना चाहिए 87 का आंसर, फटाफट से बता दो, ए होना चाहिए। चलिए 88, अ फार्मर नोटिस दैट हिज व्हीट क्रॉप इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज, एक किसान देखता है कि उसके गेहूं की फसल जो है वो बीमारी से ग्रसित है, यह पत्तियों पर जंग के धब्बे लग गए हैं, यानी कि क्या हो गया है, व्हीट रस्ट वाली डिजीज लग गई है उसको, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट। उसका पड़ोसी भविष्य में ऐसे संक्रमण को रोकने और मिट्टी को समृद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव का उपयोग करने का सुझाव देता है। किसान को कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए और सुझाया गया संभावित सूक्ष्मजीव कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि भैया पड़ोस वाले ने देख लिया कि उसका तो वीट का जो क्रॉप है वो खराब हो चुका है, यानी गेहूं की फसल उसकी खराब हो गई, लेकिन मेरी ना हो, तो मैं कौन सा सूक्ष्मजीव अपनाऊं
और साथ साथ में कौन सी कृषि पद्धति का उपयोग करूं? तो बताइए भैया क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो, वो क्रॉप रोटेशन कर सकता है किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट के साथ और राइजोबियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या करेगा, पहले उसने वीट उगाया, जैसे ही वीट उगाएगा तो वीट पर रेस्ट ऑफ वीट क्यों लगा, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो गई और पीली हो गई उसकी पत्तियां, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्रॉप रोटेशन करेगा और लेग्यूमिनस प्लांट को उगा लेगा, यानी कि किसी भी फलीदार पौधे को। और क्या करेगा, राइजोबियम जो है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को स्थिर कर देगा। तो सिंपल हो जाएगा सी आंसर। 88 का क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। देखो ए भी है लेकिन लेग्यूम्स नहीं है उसके साथ, तो इसलिए 88 का क्या हो जाएगा बच्चे, 88 का आंसर हो जाएगा सी। 89 की बात करते हैं, तीनों फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, प्लस कर दो 10, 15 और 20, 5, 3, 4 यानी कि 45 न्यूटन जो है वो फोर्स हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट, AIMT डेली होता है, रैंक को इंप्रूव करो डेली डेली डेली, यानी कि अब जो है ना वो करेक्ट 7 या 6 दिन तुम्हारे एग्जाम में रह गए हैं बच्चे, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें डेली अटेम्प्ट करना है और AIMT को 3 बजे साथ ही साथ में अपनी रैंक को इंप्रूव करना है, ठीक है। और जो आपकी रैंक है ना, जो भी आपकी रैंक आ रही है उसको क्या है ना, वहां पर लिखो, अपने पोस्टर लगा लो कि भैया आज का दिन मंडे, मंडे को मेरी ये रैंक आई, ट्यूसडे को मेरी ये रैंक आई, ठीक है। इससे क्या होगा ना, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। अगर तुम्हारी रैंक जो है वो कम होती चली जाएगी, जैसे मान लो कि आज 10 से आई, फिर 8 आई, फिर 9 आई, वो 7 आई, तो क्या क्या है, इससे क्या पॉजिटिव मोटिवेशन आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि भाई मैं जो हूँ ना बढ़िया कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहे हो मतलब। चलिए 90, ट्यूनिंग फॉर्क कंप्लीट करता है 400 वाइब्रेशन इन इतना सेकंड, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। क्या पूछा गया, आवर्त काल पूछा गया है भैया। पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वाइब्रेशन अपॉन टाइम पीरियड, तो ये है 400 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट आया और 0 लगाया, 5 बताओ 8, 800 है ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 800 हर्ट्ज, 1 अपॉन 800, ठीक है। 800 से डिवाइड कर लो भैया, देखो 1 पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, 0 लगाया, एक और 0 बढ़ाया, फिर क्या है, एक और 0, 0 0 वंजा 800 माइनस 200, एक और 2, कितना हो जाएगा 1600 माइनस 400, 5 जा 4000, 125, 00125 आंसर हो जाएगा। क्या होना चाहिए, 90 का आंसर बताइए, ए होना चाहिए बिल्कुल सही, 0.00125 सेकेंड। चलिए ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 91, A light ray strikes a plane mirror at an angle of 25 डिग्री to the mirror surface। क्या बोला गया है, ये है हमारा मिरर, उसने स्ट्राइक करा मिरर सरफेस के साथ 25 डिग्री का एंगल बना रही है, ये है हमारा नॉर्मल और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल, तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करेंगे, कैसे, 90 में से माइनस करेंगे, ये 90 है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। आओ इधर देख लेते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 10, यहाँ पे 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि हो गया 65 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये भी हो गया कितना 65, बी। क्लियर है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कैलकुलेशन में? चलिए 92, 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी के ऊपर, एक है ईस्ट में 40 न्यूटन, 30 न्यूटन वेस्ट में, 30 न्यूटन वेस्ट, फिर उसके बाद 20 न्यूटन फिर से ईस्ट में है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा वो भी लिखा हुआ है। तो अगर ये दोनों ईस्ट में है तो पहले मैं इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ, 20 और 40 को, यानी कि ये हो गया 60 न्यूटन ईस्ट की तरफ, तो ये है हमारा 60 न्यूटन ईस्ट की तरफ, है ना, 40 30 20 है। फिर उसके बाद क्या है, 30 न्यूटन वेस्ट की तरफ है, तो इसे माइनस कर दो, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 न्यूटन,
किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। 30 न्यूटन ईस्टवर्ड, यानी कि ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 92 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ए। क्लियर है? जिस तरफ ज्यादा फोर्स है उसी की डायरेक्शन में नेट फोर्स काम करता है। एक कंपन करने वाला पिंड 1 मिनट में 3600 दोलन करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर कर दिया होगा, सी होगी, 3600 होगी मैम, है ना? 1 मिनट दे रखा है मेरे लाल, सेकंड्स नहीं दे रखे, मिनट दे रखा है। तो 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है? तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लो। वाइब्रेशन अपॉन टाइम हमेशा सेकंड्स में नापा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया 3600 डिवाइडेड बाय 60, 660, यानी कि आंसर कितना हो गया? 60 हर्ट्ज। ए हो गया इसका आंसर। जल्दीबाजी में दिमाग के पट बंद मत कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन को एक्यूरेसी से करना है, ऐसा नहीं है कि फटाफट करना है। चलिए 94, a ray of incident on a plane mirror at an angle of incidence 35 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 35 डिग्री का। If the mirror is rotated by 10 degree while keeping the incident ray fixed, मिरर को हमने टेढ़ा कराया बस। What will the new angle of reflection? देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 35 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, मान के लो दे रखा है ये, ठीक है? और हमने मिरर को रोटेट कराया, तो याद रखना कि 10 इसमें भी प्लस होगा और रिफ्लेक्शन वाले में भी 10 प्लस होगा, ठीक है? जितने भी एंगल से रोटेट करा जाएगा आपके दर्पण को, मिरर को, वो दोनों साइड आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम कर सकते हैं 35 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया? 35 प्लस 20 को प्लस कर लो तुम लोग, ये हो गया हमारा 55, यानी कि 55 डिग्रीज विल बी द आंसर, सी। 95, कंप्लीट द एनालॉजी, कॉन्केव लेंस मायोपिया, कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया। उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे दीर्घदृष्टि दोष के लिए। 96, डिफॉरेस्टेशन इन हिली एरियाज, इफेक्ट क्या होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई, इसका प्रभाव क्या है? 96 का आंसर क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन रेनफॉल, गलत। सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड हो सकता है, ये गलत, ये भी गलत, यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा? मृदा अपरदन और लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होगा। चलिए 4 दे रखा है 60 न्यूटन एक्ट ऑन एरिया इतना, विच प्रोड्यूसेस मोर प्रेशर। दो केसेस दे रखे हैं, दोनों में पहले दाब फाइंड आउट करो, फिर बताओ कि कौन सा ज्यादा है। चलो तो पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 में है भैया, प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन एरिया 1, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.003। पॉइंट आया, 3 जीरो लगाए, 1 2 3, 2 1 2 3 4, 20,000 हो गया पहला, 20,000 पास्कल। Fp2 फाइंड कर लो, F2 डिवाइडेड बाय A2 कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 0.001, पॉइंट आया, 0 लगा दिए 3। यहाँ तो सिंपल सी बात है कि ये 40,000 है, ठीक है? तो हमको पता चल गया कि भैया हमारा जो P2 है वो ज्यादा है, कितना? 20,000। ये हमारा P1, सॉरी, ओके। तो F2 प्रोड्यूसेस मोर प्रेशर, सिंपल सी बात है, बी हो गया इसका आंसर तो भैया, कि F2 अधिक दबाव को उत्पन्न करता है। 98, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द बेस्ट सेफ्टी मेजर्स इज, बेस्ट सेफ्टी मेजर क्या है? भूकंप के दौरान तुरंत इमारत से भाग जाएं, मेज डेस्क के नीचे आश्रय लें, जल्दी से निकलने के लिए लिफ्ट का उपयोग करें, खिड़की के पास खड़े रहें। 98 का क्या हो जाएगा? टेक शेल्टर अंडर अ स्टडी टेबल, ताकि कोई चीज गिरे तो उस पर गिरे, आप पर नहीं। 99, identify error in the statement during adolescence the production of thyroxine hormone increases leading to the development of secondary sexual characteristics। थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है जिससे द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास होता है। कौन से हार्मोन्स होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए? बताओ फटाफट से, जल्दी से बता दो। थायरॉक्सिन शुड बी रिप्लेस बाय टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि ये है हमारे कौन? सेक्स हार्मोन्स। Compare the following. Conduct electricity in a solution. Turn blue litmus red. Does not conduct electricity. Simply to touch. What is A and B? Okay. तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है, यानी कि सुचालक है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो एसिड हो सकता है। और एसिड ही क्या करता है? लिटमस को ब्लू से रेड कर देता है।
है ना? अगर मैं लिटमस टेस्ट करती हूँ, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, तो मेरा ए जो है वो एसिड हो सकता है। बी जो है वो क्या कह रहा है, विद्युत का संचालन नहीं करता और छूने में चिकना लगता है। तेल भी हो सकता है, ठीक है, और लवण भी हो सकता है, यानी कि क्या वो सॉरी बेस भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस कौन चिकने होते हैं, सोप बेस होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, सर्फ एक्सेल की, बेस है ना? तो क्या हो जाएगा, ए एसिड एंड बी बेस, यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। 100 का क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर जो है वो आपके जो साइंस का सेगमेंट है वो खत्म हो चुका है, यानी कि अब आपका पूरा गेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। साथ ही साथ में आपको गेस्ट पेपर कैसा लगा वो भी आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट गेस्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। और आज ही अपनी दीवार पर चिपकाओ कि आज मेरी ये रैंक है और कल मेरी ये रैंक होनी चाहिए, और फिर उसको देख देख के रोज डेली हर एक घंटे पर मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।